अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम लोग प्ले पढ़ने जा रहे हैं उस प्ले का नाम है डॉक्टर फॉस्टस, जिसको क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है और हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसके अंदर हमारे कंटेंट्स होंगे। रेनाइसा एज, उसका हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो जो कि राइटर है इस नॉवल का, करैक्टर्स लिस्ट, फिर समरी को देखेंगे हम लोग, थीम्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं डॉक्टर फॉस्टस के की फैक्ट्स की। तो अगर हम की फैक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम जो ये जो प्ले था पब्लिश्ड हुआ था, तो इसका फर्स्ट नेम था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। फिर इसका सेकंड नेम आया जिसका नेम था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ द डॉक्टर फॉस्टस। और अब हम इसको पढ़ते हैं डॉक्टर फॉस्टस के नेम से। इस प्ले के जो ऑथर हैं वो क्रिस्टोफर मार्लो हैं और इसका जो यानरा है वो ट्रेजेडी है। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया और ये अर्ली 1590s इंग्लैंड में लिखा गया था। इस प्ले के अंदर टाइम के लिहाज से जो सेटिंग दिखाई गई है वो 1580s की दिखाई गई है और प्लेस के लिहाज से जो सेटिंग दिखाई गई है वो यूरोप की, स्पेसिफिकली जर्मनी और इटली की दिखाई गई है। इसमें प्रोटैगनिस्ट जो है वो हमारे पास डॉक्टर फॉस्टस होगा। इसमें जो थीम्स हम देखेंगे उसके अंदर सिन, रिडेम्पशन, डैम्नेशन, कन्फ्लिक्ट बिटवीन मेडिएवल एंड रेनाइसा वैल्यूज, पावर एंड करप्शन और इसके अलावा द डिवाइडेडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। ये थीम्स इसके इम्पोर्टेंट थीम्स होंगे। इस प्ले की जो टोन होगी वो ट्रैजिक टोन होगी और ओकेजनल मूवमेंट्स के ऊपर यहाँ पे लो कॉमेडी का भी यूज़ किया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स इसमें आएंगे उसमें ब्लड का सिंबल होगा, फॉस्टस की रिजेक्शन ऑफ द एंशिएंट अथॉरिटीज़ का एक सिंबल होगा इसके अंदर, और थर्ड और इम्पोर्टेंट जो सिंबल होगा इसके अंदर द गुड एंजल एंड द इविल एंजल का होगा। तो ये तो बात होगी हमारी की इफेक्ट्स की। अब बात करते हैं हम लोग रेनाइसा एज के ऊपर। रेनाइसा एरा कैसा एरा था, कब शुरू हुआ, इसके क्या फीचर्स थे, इसके बारे में हम बात करेंगे ब्रीफली। और अगर आप इस एज को इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसके लेक्चर्स ऑलरेडी बना दिए हुए हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उन लिंक्स के थ्रू उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। जो ये एज रेनाइसा है इसको रेनाइसेंस भी कहते हैं। ये 1500 से 1600 का टाइम पीरियड है और रेनाइसा का मतलब क्या होता है, रिवाइवल, रीबर्थ। रीबर्थ किस चीज़ की यहाँ पे हुई थी, लर्निंग की। तो ये एज जो है ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी कहलाती है और साथ ही साथ इस एज को रीबर्थ ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। ये जो रेनाइसा टाइम पीरियड था ये डार्क एजिस के बाद में आया था और ये फर्स्ट टाइम कहाँ से शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था इटली से। क्यों ऐसा हुआ था कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो था ना वहाँ पे अटैक किया था टर्क्स ने। जब टर्क्स ने वहाँ पे अटैक किया था तो उन्होंने उसको कनकर्ड कर लिया था। किसको कनकर्ड किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल को, ठीक है, इसको कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं उर्दू में। जब उन्होंने उसको फतह कर लिया, कनकर्ड कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पीरियड पे जो कुस्तुनतुनिया में जो कॉन्स्टेंटिनोपल पे ना वो पोप रह रहे थे वो अपनी जगह छोड़कर इटली को चले गए थे। और जब वो इटली को गए थे तो अपने साथ कुछ ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर गए थे। तो जब वो अपने साथ मैन्यूस्क्रिप्ट लेके गए थे तो जो इटली के रहने वाले लोग थे उनको रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक हुआ, उनको इंटरेस्ट हुआ कि वो अपने पास्ट के बारे में जाने, अपनी हिस्ट्री को जाने, ठीक है, क्योंकि उन मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर वो हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई थी। तो उस टाइम पीरियड से लोगों के अंदर रीडिंग का जज्बा पैदा हो गया, लर्निंग का जज्बा पैदा हो गया, ठीक है। और फिर ये आहिस्ता 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 फैलता गया और फिर पूरे यूरोप में फैल गया ये। और जिस टाइम रेनाइसा टाइम पीरियड इंग्लैंड में आया उस टाइम पीरियड पे क्वीन एलिजाबेथ क्वीन थी, ठीक है, किस जगह की, इंग्लैंड की। तो उनके क्वीन होने की बेस पे रेनाइसा एज को एज ऑफ एलिजाबेथ भी कहा जाता है और एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। और इसी टाइम पीरियड में हमारे पास एक बहुत ही जाने माने राइटर शेक्सपियर भी आते हैं। तो इसी बेस पे रेनाइसा एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ रिवाइवल ऑफ लर्निंग, आपको क्लियर हो गया कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग क्या है, कि इस एज में जो डार्क एजेस थी उसके बाद एक शिफ्ट आई थी और लर्निंग का क्वेस्ट पैदा हो गया था लोगों के अंदर। किस तरह शुरू हुआ था, स्टार्टिंग इटली से हुआ था, ठीक हो गया। लव फॉर लर्निंग सेम पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैकियावेलिनिज्म। ये हमारे पास एक फेमस इटालियन थिंकर थे, उनसे ये फिलोसफी का कॉन्सेप्ट लिया गया है। उन थिंकर का नाम था मैकियावेली,
जो कि 1469 से 1527 तक हमारे पास रहे हैं। और इस वर्ड का मतलब है, इस फिलॉसफी के अंदर क्या बताया जाता है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कनिंग एंड डुप्लिसिटी इन स्टेट क्राफ्ट और इन जनरल कंडक्ट। मीन्स टू से ये बिल्कुल ऑपोजिट है थियोलॉजी से। इसमें उसने चालाकी सिखाई है। कहता है दुनिया कैसी है, जैसी दुनिया है ना वैसे सियासत करनी चाहिए। मीन्स अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉयट करना, मैनिपुलेट करना, धोखा देना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये तो हो गया मैकियावेलियनिज्म। अब बात करते हैं फोकस ऑन मैन पॉइंट की। इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो रेनेसां टाइम पीरियड था उसका फोकस किसके था ऊपर था, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ मैन के ऊपर था, ह्यूमनिज्म के ऊपर था। कहता है मैन जो है ना, मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। फिर कहता है मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपनड हिज आईज एंड सीन, कि सिर्फ और सिर्फ मैन था ना, वो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बन चुका हुआ था। ठीक है, हम इसमें करेक्टर्स भी देखेंगे ना, मोस्टली वो ह्यूमन बीइंग होंगे। मीन्स टू से जो प्रोटैगोनिस्ट होंगे ना हमारे पास प्लेस के इस टाइम पीरियड के अंदर, वो कॉमन मैन होगा। ठीक है, इससे पहले रॉयल्टीज़ के अबाउट लिखा जाता था, लेकिन अब शिफ्ट क्या आ गई, कॉमन मैन के ऊपर शिफ्ट आ गई है। लेकिन वो कॉमन मैन भी हायर क्वालिटीज़ रख रहा होगा। पहले लोगों का बिलीव था गॉड के ऊपर कि गॉड इज़ एवरीथिंग। ठीक है, गॉड ने बनाया जो भी बनाया है। लेकिन अब क्या हुआ, लोगों की बिलीफ के अंदर शिफ्ट आ गया इस एज के अंदर। अब कहता है लोग मैन की बात करते हैं, कहता है लोग मैन ने बनाया जो कुछ बनाया। तो हम कह सकते हैं देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम थियोसेंट्रिसिज्म टू एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, मीन्स टू से फ्रॉम गॉड टू मैन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पीरियड शुरू कब हुआ था, ये पीरियड जब कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर अटैक किया था टर्क्स ने 1453 में। तो उस टाइम पीरियड पे जो पोप वगैरह थे वो इटली में आ गए थे, तब ये पीरियड शुरू हुआ था। जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो चुके हुए थे, और स्पेशली उन्होंने इटली में पनाह ली थी। फिर उसके साथ जब ये इटली में आए थे, मैंने बताया आपको अभी अभी कि अपने साथ मैन्यूस्क्रिप्ट लेके आए थे। और उनका मैन्यूस्क्रिप्ट लेके आना क्या बना, कोर्स बना रीडिंग की, लर्निंग की। और इससे क्या हुआ, नॉलेज जो है उसने चेंज लेके आ गया, क्योंकि हर जगह नॉलेज फैलता गया तो एक चेंज आ गया। और पहले ये स्टार्ट हुआ इटली से, फिर ये इंग्लैंड में गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फिगरेटिव लैंग्वेज की। जो फिगरेटिव लैंग्वेज है ना, वो सेंट्रल करेक्टरिस्टिक माना जाता है रेनेसां टाइम पीरियड का, रेनेसां पोइट्री का स्पेशल। क्योंकि जो पोइट्स थे उन्होंने एलिट्रेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर वगैरह वगैरह इस तरह की डिवाइसेस को यूज़ करना शुरू कर दिया था अपनी राइटिंग के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक डिस्कवरीज की। तो मैं आपको बताऊंगी प्रिंटिंग मशीन के बारे में। पहले डिस्कवरी से पहले मैं प्रिंटिंग मशीन के बारे में बताऊंगी आपको कि इस टाइम पीरियड के अंदर प्रिंटिंग मशीन भी है ना, वो भी इन्वेंट हुई थी। और क्या हुआ था साथ ही साथ, प्रिंटिंग मशीन के आने से बहुत ज़्यादा बुक्स की प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी। और बुक्स की प्रिंटिंग स्टार्ट होना भी एक कॉज था लर्निंग के ज़्यादा बढ़ने का। और साइंटिफिक डिस्कवरीज के अंदर जो वेकोडा गामा थे, उन्होंने क्या बात की, उन्होंने बात की सर्क्यूमिनेविगेशन की। मीन्स टू से वेकोडा गामा ने पूरी अर्थ का चक्कर लगाना शुरू किया। और ये फर्स्ट थे जिन्होंने इंडियन ओशन रूट फाइंड आउट किया था ट्रेडिंग के लिए फॉर द पीपल ऑफ यूरोप। इसके अलावा कोपरनिकस थे साइंटिस्ट, उन्होंने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था। कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था। और इसी एज के अंदर कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म भी शुरू हो गई थी, प्रोटेस्टेंटिज्म भी स्टार्ट हुई थी, रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी मिडीवियर और कैथोलिज्म के अगेंस्ट। अब इसके अलावा इस पीरियड के अंदर क्या मेन काम हुआ था, वो ये था कि इसमें न्यू मूवमेंट शुरू हुई थी ह्यूमनिज्म की। और ह्यूमनिज्म का मीन क्या था, इसका मीन्स था मैन्स कंसर्न विद हिमसेल्फ, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस। मीन्स टू से जो हेयर आफ्टर की लाइफ थी ना, उसको छोड़कर जो वर्ल्डली लाइफ थी उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया था। ठीक है, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इनका गॉड नहीं रहा था, ह्यूमन इटसेल्फ रहा था। ये ब्यूटी को बहुत लाइक करते थे, अपनी राइटिंग के अंदर उन्होंने ब्यूटी का बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया। ठीक है, इनको डेकोरेटिव मोड्स पसंद थे, एक्सप्रेशंस पसंद थे, फ्लावरी स्टाइल पसंद था अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ करना। और इस टाइम का मेजर यानरा जो था वो ड्रामा था, और हम उसी यानरा को पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स हम ड्रामा को ही पढ़ने जा रहे हैं अब।
तो आई होप कि अब आपको ब्रीफली व्हाट इज़ रेनेसां एज क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसके राइटर क्रिस्टोफर मार्लो की। शेक्सपियर का नाम तो आप सबने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा कि वो ग्रेट पोइट, ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ग्रेट एक्टर रहे हैं और इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, रेनेसां एज को। तो आज मैं बताती हूँ आपको क्रिस्टोफर मार्लो को, क्योंकि अगर क्रिस्टोफर मार्लो ना होते तो शेक्सपियर भी ना होते। क्यों? क्योंकि जो जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा, शेक्सपियर ने उसी चीज़ को अपनी राइटिंग में लिखा। जो क्रिस्टोफर मार्लो का स्टाइल था वही स्टाइल शेक्सपियर का था। इवन कि बहुत ही ज़्यादा कोट की जाने वाली कोटेशन है कि अगर यहाँ पे मार्लो ना होते तो यहाँ पे कभी भी शेक्सपियर ना आते। ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो की जो बर्थ होती है 26 फरवरी 1564 में होती है। कैंटरबरी में पैदा हुए थे। इनकी डेथ 1593 में हो जाती है। मार्लो के फर्स्ट प्ले का नाम टैम्बरलेन था। ठीक है, जिसका पार्ट 1 1587 से 90 तक पब्लिश हो चुका था। सॉरी, ये दो पार्ट्स में है, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों 1587 से 90s तक पब्लिश हो चुके थे। तो ये जो इनका प्ले है इकट्ठा पब्लिश नहीं हुआ था, 1 बाय 1 आया था। तो हम कह सकते हैं इनका फर्स्ट प्ले जो है वो टैम्बरलेन है और सेकंड प्ले भी इनका टैम्बरलेन पार्ट 2 है। राइटर का थर्ड प्ले डीडो क्वीन ऑफ कार्ट्रेज है, जो कि 1594 में पब्लिश हुआ था। फोर्थ प्ले द जियो ऑफ माल्टा है, जो कि 1590 से 1633 में पब्लिश हुआ था। फिफ्थ प्ले इसका द मैसेकर एट पेरिस है, जो कि 1592 से 1600 के ड्यूरेशन में पब्लिश हुआ था। सिक्स प्ले राइटर का एडवर्ड द सेकंड है, जो कि 1592 से 1594 के ड्यूरेशन में पब्लिश हुआ था। और सेवन्थ प्ले जो है राइटर का वो डॉक्टर फॉस्टस है, जो कि 1588 से 1604 के ड्यूरेशन में पब्लिश हुआ। ड्रामेटिक कैरियर जो था राइटर का वो 6 ईयर्स तक ही रहा था। 6 ईयर्स तक, ठीक है, 16 गलती से बोला गया था। जिनका वर्क रेंज था वो ट्रेजेडी टू हिस्टोरिकल था। अगर हम ड्रामा में कंट्रीब्यूशन की बात करें इनकी, तो ये फाउंडर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहलाते हैं। इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया और इन्होंने ट्रेजिक हीरो को एक नई काइंड ऑफ वे से इंट्रोड्यूस करवाया, एक चेंज लेकर आए ये ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन के अंदर। इनके जो हीरोज़ थे उनका टाइटैनिक स्ट्रेचर होता था। जो इनके हीरोज़ हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग पैशंस रखते हैं और पावरफुल एम्बिशंस रखते हैं। इन्होंने अपने प्ले के अंदर इनर कन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। ये पायनियर एंड द पाथ फाइंडर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कंसीडर करते हैं। अगर मार्लो के ट्रेजिक वियन की बात करें, फॉर एग्जांपल डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर, तो नंबर 1 ऑन होम ट्रेजेडी अकरिंग, किसके ऊपर ट्रेजेडी आ रही है? कॉमन मैन के ऊपर, डॉक्टर फॉस्टर्स। नंबर 2 वाई, ड्यू टू हमार्शिया और ड्यू टू सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, हम देखेंगे। नंबर 3 इम्पैक्ट क्या हुआ? पिटी एंड फियर, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। तो इन शॉर्ट हमने जब भी किसी भी वर्क का ट्रेजिक वियन चेक करना होता है, हमने चेक करना होता है ट्रेजेडी किस तरह लिखी गई है, राइटर का क्या वियन है। हम पहले देखते हैं कि ट्रेजेडी किसके ऊपर हो रही है, फिर देखते हैं क्यों हो रही है, फिर देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम मार्लो का ट्रेजिक वियन देखें डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर, तो कॉमन मैन के ऊपर हो रही है, यानी कि डॉक्टर फॉस्टर्स। क्यों हो रही है? हमार्शिया की वजह से हो रही है और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स की वजह से हो रही है। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पिटी एंड फियर, एजिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट होता है। तो क्रिस्टोफर मार्लो के अबाउट इतना इनफ है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि इस टाइम पीरियड के अंदर यूनिवर्सिटी विट्स का एक ग्रुप आया था हमारे सामने। ठीक है, और उनका लीडर जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो काउंट होता है। मैंने यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दी हुई है और उसके अंदर मैंने क्रिस्टोफर मार्लो को इन डिटेल डिस्कस किया है। तो अगर आप राइटर की लाइफ के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उस लिंक के थ्रू इसकी लाइफ को और यूनिवर्सिटी विट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग डॉक्टर फॉस्टर्स की। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती चलूँ जिनको हम लोगों ने माइंड में रखते हुए समरी को सुनना है। नंबर 1 कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, ठीक है। नंबर 2 थीम ऑफ गुड एंड इविल। नंबर 3 व्हाट आर 7 डेडली सिंस।
Number 4, Dr. Faustus as a tragic hero. एंड देन डॉक्टर फोस्टस एज अ मोरालिटी प्ले, और इसके अलावा डॉक्टर फोस्टस एज अ ट्रेजेडी। तो अब अपने प्ले को हम स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए आपने प्ले की समरी मस्त सुननी है। समरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग करेक्टर लिस्ट देख लेते हैं। पहला करेक्टर हमारे पास आता है डॉक्टर फोस्टस का। जो फोस्टस है ना, ये प्ले का प्रोटैगोनिस्ट है और साथ ही साथ ट्रेजिक हीरो भी है इस प्ले का। ये 16th सेंचुरी का एक ब्रिलियंट स्कॉलर है जो कि विटेनबर्ग जर्मनी से बिलोंग करता है। ये बहुत ही प्राउड मैन है और इसको थर्स्ट है नॉलेज की। अगर हम इंटेलेक्चुअल के तौर पे बात करें तो ये ऑलरेडी स्किल्ड है डिबेट्स के अंदर, मेडिकल नॉलेज के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर। फोस्टस जो है इस प्ले के अंदर अपनी सोल 24 ईयर्स के लिए सुपर नेचुरल पावर्स को यूज़ करने के लिए डेविल को बेच देता है। और ये चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है इस प्ले के अंदर। और ये इसकी लाइफ की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी इसके लिए। क्यों? क्योंकि अपनी सोल के फेट के बारे में नहीं इसको पता कि इसके साथ होनी क्या वाली है अब। ठीक है। और सेकंड चीज़, ये थ्रू आउट द प्ले इसी चीज़ पे कंफ्यूज रहता है कि वेदर इसको रिपेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके एम्बिशंस बड़े एडमायरेबल दिखाए गए हैं, लेकिन इसकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो दिखाया गया, उसमें लैक है। इनर स्ट्रेंथ इसके पास स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये एक कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर दिखाया गया जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज होने के बावजूद भी, एक स्कॉलर होने के बावजूद भी, डॉक्टर फोस्टस होने के बावजूद भी किसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है? इविल की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है। और सुपर नेचुरल पावर को यूज़ करने के लिए इसने अपने नॉलेज तक को बेच दिया। बेचा किस तरह से? बेचा इस तरह से कि इसने मैजिक, इवल मैजिक को यूज़ किया और अपनी सोल को डेविल के सुपुर्द कर दिया, डेविल को दे दिया। किस तरह दिया? एक पैक्ट करके, एक वादा करके कि मैं इतने स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर ब्लैक मैजिक को यूज़ करूँगा और उसके बाद मेरी सोल तुम्हारी। ये थियोलॉजिकल वर्ल्ड को रिजेक्ट कर देता है, और थियोलॉजिकल वर्ल्ड की रिजेक्शन के साथ ये क्या शो कर रहा है? ये नासा स्पिरिट को शो कर रहा है। और साथ ही साथ जो फोस्टस का कैरेक्टर है ना, ये ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर है। किस तरह से? ये मार्लो की लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। किस तरह से रिप्रेजेंट करता है? जैसा कि फोस्टस एक स्कॉलर था, मार्लो भी एक स्कॉलर था यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर। फोस्टस जो है वो रेनासा स्पिरिट को इंडिकेट करता है, तो मार्लो जो है वो भी रेनासा स्पिरिट को ही इंडिकेट करता है। फोस्टस जो है वो मैन ऑफ रेनासा है, तो मार्लो भी मैन ऑफ रेनासा ही है, रेनासा एज से बिलोंग करता है। अब जो मार्लो था ना, उसको उसकी लाइफ टाइम के अंदर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दिया गया था, गुस्ताखी का चार्ज लगा दिया गया था। एंड सेम इज़ द केस विद द फोस्टस। फोस्टस भी जो है ना, ये ब्लास्फेमी के चार्ज से मशहूर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो ये थियोलॉजी की रिजेक्शन करता है, क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता। ठीक है, क्योंकि इनका जो रिलीजन है फोस्टस का वो क्रिश्चियनिटी है, तो ये उसको नहीं मानता, रिजेक्शन करता उसकी। और ये ब्लैक मैजिक जिसको फॉरबिडन किया गया है तो यूज़ करने से, ये उसको यूज़ करता है। और जैसा कि फीचर है रेनेसां टाइम पीरियड का लस्ट फॉर नॉलेज, तो हम देखेंगे इसके करैक्टर के अंदर भी लस्ट फॉर नॉलेज हमें शो होता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये कि फोस्टस एक कॉमन मैन है। ठीक है ना, क्योंकि रेनेसां टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कॉमन मैन के ऊपर था, लेकिन ये इस तरह का कॉमन नहीं है जिस तरह के बाकी सब मैन कॉमन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कॉमन मैन के अंदर ना हायर काइंड ऑफ मैन है। किस तरह से? क्योंकि ये एक स्कॉलर है। ठीक है, तो इसको स्कॉलर बना देना, एक बड़ा आदमी बना देना, तो ये कॉमन मैन से थोड़ा सा ऊपर की लेवल पे ले जाता है। और इस कैरेक्टर का जो हमार्शिया होगा ना, वो इसके एम्बिशंस होंगे, ओवर एम्बिशंस। और कैसे इसके जो ओवर एम्बिशंस हैं, इसका हमार्शिया है, इसको हायर मैन से कहाँ पे ले आएगा? बिल्कुल नीचे ले आएगा और इसको एक ट्रैजिक हीरो बना के रख देगा। ठीक है, ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास मेफिस्टोफिलिस। मेफिस्टोफिलिस का जो नेम है ना, ये जो वर्ड है, ये हमारे पास हेब्रियो लैंग्वेज से आता है। फर्स्ट वर्ड है मेफिट्स। मेफिट्स का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। और सेकंड वर्ड है टोफिल। टोफिल का मतलब होता है लायर। जो मेफिस्टोफिलिस है ना, ये कौन है? अ डेविल ऑफ क्राफ्ट एंड कनिंग है। और मेफिस्टोफिलिस वो डेविल है जिसको फोस्टस पुकारता है, समन करता है, और उसके पुकारने से जो मेफिस्टोफिलिस है
ये फोस्टस के बिल्कुल पास आ जाता है और इसको फोस्टस को वो फर्दर डिस्ट्रैक्ट करता है। कौन? मेफिस्टोफेलिस। मेफिस्टोफेलिस के साथ मिलकर ये पैक्ट करता है, वादा करता है एक, कौन? फोस्टस। किस चीज़ का? कि तुम मुझे ब्लैक मैजिक सिखाओ, मैं तुम्हें जो है ना अपनी सोल तुम्हें दे दूंगा, अपनी सोल लूसीफर को सेल कर दूंगा। ठीक है, लूसीफर कौन है? लूसीफर लीडर है सैटन्स का। तो बेसिकली मेफिस्टोफेलिस जो है वो लूसीफर का चेला है। ठीक है, उसकी हर बात मानता है। और मेफिस्टोफेलिस जो है ना वो लूसीफर के लिए फोस्टस और लूसीफर के दरमियान में एक पैक्ट करवाता है। और उस पैक्ट में क्या होता है कि 24 ईयर्स जो है मेफिस्टोफेलिस फोस्टस को सर्विंग देगा अपनी, और उसके बाद जो है फिर फोस्टस 24 ईयर्स बाद अपनी सोल लूसीफर को सेल कर देगा, बेच देगा। मेफिस्टोफेलिस के यहाँ पे प्ले के अंदर डिफरेंट रोल्स दिखाए गए हैं। हम देखते हैं कि ना एक एम्बिशियस करेक्टर है। ठीक है, हम ये भी देखते हैं कि ये एक इस करेक्टर के अंदर एम्बिगिटी भी है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी है इस करेक्टर के अंदर। ऑन द वन साइड ये जो है फोस्टस को लूसीफर के बिल्कुल करीब करता है और उनके दरमियान में पैक्ट करवाता है। ऑन द अदर हैंड ये भी चाहता है कि जो है ना फोस्टस ये पैक्ट ना करे। ठीक है, और वन साइड पे दिखाया गया है कि ये शो करता है इसका करैक्टर कि जब आप खुदा से दूर हो जाते हो उसकी नाफरमानी करके, तो कितना पेनफुल होता है आपके लिए। और ऑन द अदर हैंड दिखाया गया है ये रिपेंट भी नहीं करता है, माफ़ी भी नहीं मांगता गॉड से। तो हम कह सकते हैं जो मेफिस्टोफेलिस है ना, हैज़ लेयर्स टू हीज पर्सनैलिटी। तो ये जो था ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर था। अब बात करते हैं हम लोग कोरस की। कोरस ऐसा करेक्टर है जो कि स्टोरी के आउटसाइड स्टैंड होता है और हम लोगों को नरेशन और कमेंट्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बेसिकली जो ग्रीक ट्रेजेडीज थी ना उसके अंदर कोरस बहुत ज़्यादा कस्टमरी थे। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास ओल्ड मैन का। ओल्ड मैन जो है एक मिस्टीरियस फिगर है जो कि फाइनल सीन पे अपेयर होता है। और ओल्ड मैन जो है वो फोस्टस को अर्ज करता है कि तुम रिपेंट कर लो और गॉड से मर्सी की रिक्वेस्ट करो। उस स्टोरी में बाद में लगता है कि ये गुड और इविल एंजल की ना रिप्लेसमेंट में हमारे सामने आएगा, जो फर्स्ट सीन के अंदर हमारे पास फोस्टस के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। अब आता है गुड एंजल। गुड एंजल ऐसा स्पिरिट है जो फोस्टस को अर्ज करता है कि वो रिपेंट कर ले और जो उसने पैक्ट किया है, वादा किया लूसीफर के साथ, वो ख़त्म कर दे और वापस आ जाए गॉड की तरफ। और जो ये गुड एंजल है ना, ये इविल एंजल के साथ ही अपेयर होता है फोस्टस के पास। और ये गुड एंजल और इविल एंजल जो है ये फोस्टस का इनर कन्फ्लिक्ट शो करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मीन्स टू से फोस्टस की कॉन्शियस स्टेट को इंडिकेट करते हैं। अब होता क्या है, जो गुड एंजल आता है वो अर्ज करता है फोस्टस को कि रिपेंट कर ले, जो उसने अपना वादा लूसीफर से किया वो ख़त्म कर ले और वापस आ जाए गॉड की तरफ। ऑन द अदर हैंड जो इविल स्पिरिट है वो क्या करती है, वो काउंटर रोल प्ले करती है। किसका? गुड एंजल का। और कहती है फोस्टस को कि तुम ना रिपेंट ना करो, तुम ना इसको इंजॉय करो, ये लग्जरियस लाइफ तुम गुजारो। और डिफरेंट रीजंस देता है फोस्टस को टू नॉट टू रिपेंट फॉर सिंस अगेंस्ट गॉड। तो जो गुड एंजल है वो सिंबलाइज कर रहा है फोस्टस की गुड स्टेट को, और जो इविल एंजल है वो सिंबलाइज कर रहा है द इविल हाफ ऑफ फोस्टस कॉन्शियस। नेक्स्ट है हमारे पास लूसीफर का करेक्टर जो कि प्रिंस ऑफ डेविल्स माना जाता है एंड द रूलर ऑफ हेल माना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इब्लीस भी कह सकते हैं। अब है हमारे पास वैगनर का करेक्टर। वैगनर जो है फोस्टस का सर्वेंट है। वैगनर जो है फोस्टस की बुक यूज़ करता है, मैजिक बुक, के किस तरह से हम लोग डेविल को बुला सकते हैं और किस तरह से मैजिक काम करता है। और ये मैजिक बुक यूज़ करके ये दोनों चीज़ें सीखता है। ठीक है, टू लर्न हाउ टू समिन डेविल्स एंड वर्क मैजिक। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाउन का करेक्टर। क्लाउन जो है ये वैगनर का सर्वेंट बन जाता है। ये एक रेडिकुलस करेक्टर है जो कि हम लोगों को कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है। और प्ले के स्टार्टिंग पे इसका जो अब्सर्ड बिहेवियर है क्लाउन का, वो बिल्कुल कंट्रास्ट होता है फोस्टर्स के ग्रैंडर से। लेकिन जैसे प्ले आगे जाता रहता है आहिस्ता आहिस्ता, तो जो फोस्टर्स का बिहेवियर है बिल्कुल रिजेम्बलेंस में आ जाता है क्लाउन के बिहेवियर के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबिन का करेक्टर। रॉबिन जो है ये इनकीपर है जो कि लोगों के हॉर्सेस की
लुक आफ्टर करता है, स्टेइंग एट द इन, ये भी कॉमिक कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है हम लोग को स्टोरी के अंदर। रॉबिन का फ्रेंड है राफे। रॉबिन और राफे जो हैं ये दोनों मिलकर कुछ बेसिक्स सीखते हैं मैजिक की और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इवन द लीस्ट स्कॉलरली कैन पोजेस स्किल इन मैजिक। और मार्लो ने इनको क्यों इंक्लूड किया है? इनको इंक्लूड इसलिए किया है कि टू इलिस्ट्रेट फॉस्टर्स डिग्रेडेशन एज ही सबमिट्स टू सिंपल ट्रिकरी सच एज थायर्स। इन सिंपलेस्ट वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मार्लो ने इन दोनों को इसलिए रेफ़र किया है ताकि वो बता सके कि कोई छोटा सा छोटा बंदा क्यों ना हो, वो मैजिक का काम सीख सकता है। मैजिक इतना मुश्किल चीज़ नहीं है और इससे फोस्टस की डिग्रेडेशन शो की गई है कि वो एक स्कॉलर हो के क्या कर रहा है, एक काला जादू सीख रहा है, ब्लैक मैजिक सीख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर्स है हमारे पास वेल्स एंड कॉर्नेलिस। ये दोनों जो हैं ये फोस्टस के फ्रेंड्स हैं, दोनों मैजिशियन हैं और दोनों जो है ना इसको फोस्टस को ब्लैक आर्ट ऑफ मैजिक सिखाते हैं, आर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हॉर्स कोर्सर का करेक्टर। एक हॉर्स ट्रेडर जो होता है ना वो फोस्टस से एक हॉर्स खरीदता है, लेकिन बाद में जब वो हॉर्स ट्रेडर इसके ऊपर राइड करता है ना तो वो हॉर्स गायब हो जाता है। ठीक है, और वो हॉर्स गायब कब होता है? जब ये हॉर्स कोर्सर यानी कि जो हॉर्स ट्रेडर है ना ये वाटर के ऊपर राइड करता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास द स्कॉलर्स। ये जो स्कॉलर्स हैं ये फोस्टर्स के यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग के अंदर कोलीग्स थे। ये बहुत ज़्यादा लॉयल हैं फोस्टर्स के साथ। ये प्ले के बिल्कुल बिगनिंग पे और एंड ऑफ द प्ले अपेयर्स होते हैं और एट द एंड ऑफ द प्ले इनको बड़ा अफसोस होता है जो फोस्टर्स ने अपने साथ कर लिया उस चीज़ के ऊपर। और ये फोस्टर्स के लिए भी एक काइंड ऑफ ऐसा चांस था जो फोस्टर्स को रिपेंटेंस की गाइडलाइन दे रहा था। खैर, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास द पोप। जो पोप है ये रोमन कैथोलिक चर्च का हेड था और एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फिगर था यूरोप के अंदर फोस्टर्स के टाइम पीरियड में। और पोप जो सिंबलाइज के कर रहा है वो रिलीजियस फेथ को सिंबलाइज कर रहा है जिसको फोस्टर्स रिजेक्ट कर देता है। और इसके अलावा पोप जो है ये अम्यूजमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है फॉर द प्लेस प्रोटेस्टेंट ऑडियंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है एम्परर चार्ल्स V का, द मोस्ट पावरफुल मोनार्क इन यूरोप हुज कोर्ट फोस्टर्स विजिट्स। ये बहुत ही पावरफुल मोनार्क होता है यूरोप के अंदर और इसके कोर्ट को फोस्टर्स विजिट करता है अपनी इस प्ले में। फिर हमारे पास नेक्स्ट है नाइट का करेक्टर जो कि एक जर्मन नोबलमैन है और एम्परर है कोर्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोनो का करेक्टर। ये कैंडिडेट है रोमन पापासी का। पापासी बेसिकली पॉप को कहते हैं जिसको एम्परर सपोर्ट कर रहा है। ब्रोनो को जो है ना पॉप कैप्चर्ड कर लेता है लेकिन इसको जो है ना फोस्टर्स वो फ्री कर देता है, मींस आज़ाद करवा देता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मार्टिनो एंड फ्रेडरिक का करेक्टर। फ्रेडरिक का ये जो है ना ये फ्रेंड्स हैं बेनवोलियो के जो कि फोस्टर्स को मारना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल करेक्टर का इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी समरी को। डॉक्टर फोस्टर्स, जब ये प्ले शुरू होता है ना तो प्ले की स्टार्टिंग होती है एंट्रेंस ऑफ कोरस से और कोरस सिंगिंग करते हुए एंटर होते हैं नरेशन करते हुए जिसमें कहते हैं द म्यूज़। म्यूज़ कहते हैं ग्रीक मिथ के अंदर शायरी की देवी को। ठीक है, गॉडेस ऑफ पोइट्री। तो कहते हैं जो गॉडेस ऑफ पोइट्री है ना वो जो ड्रामा की नरेशन है ना उसमें ना कहती है कि मैं आपको ना किसी जंग के बारे में नहीं स्टोरी बताने जा रही हूँ। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ वॉर्स। मैं जंगों के बारे में नहीं बताने जा रही हूँ जिसमें स्टार्टिंग लाइन लिखी हुई है नॉट मार्चिंग नाउ इन फील्ड्स ऑफ थ्रसमीन वेयर मार्स डिड मेट द कार्थेजिनियस, नॉट स्पोर्टिंग इन द डलियंस ऑफ लव इन कोर्ट्स ऑफ किंग्स वेयर स्टेट इज़ ओवरटर्न्ड। अब ये स्टार्टिंग की बिल्कुल कोटेशन है, स्टार्टिंग की 4 लाइन्स जो मैंने अभी रीडिंग की है जिसमें बता रही है कि मैं आपको ना तो मार्स और कार्थेजिनियस के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके दरमियान में जंग हुई थी, तो आसान करके बताती हूँ जिसमें
कोरस आके बता रहे हैं कि जो शायरी की देवी है ना, वो कह रही है कि ना तो मैं आपको जंगों के बारे में बड़ी बड़ी कहानियाँ बताने लगी हूँ, ना ही मैं आपको जो स्टेट्स हैं उनके बारे में कुछ बताने लगी हूँ, ना ही मैं आपको कोई लेजेंडरी हीरोज़ हैं उनके बारे में कुछ बताने लगी हूँ, और ना ही मैं आपको हीरोज़ के बड़े बड़े डेयरिंग डीड्स के बारे में बताने लगी हूँ, बल्कि मेरी इंटेंशन क्या है? मेरी इंटेंशन ये है कि मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, ऐसी स्टोरी जो ना ही हीरोज़ के बारे में हो, ये बड़े बड़े हीरोज़ जो हों, ना ही वो वॉर्स के बारे में हो, ना ही वो किंग्स के बारे में हो, बल्कि अबाउट अ कॉमन मैन, एक आम आदमी के बारे में हो, जिसमें मैं एक आम आदमी के फेट को एक्सपोज करूंगी, गुड और बैड को बताऊंगी, और वो गुड और बैड कौन है और वो फेट किसका होगा, वो फोस्टर्स का फेट होगा, जिसमें प्ले के अंदर लाइन कोट की गई हुई है, एंड स्पीक फॉर फोस्टर्स इन हिज इन्फेंसी, जिसमें कहा गया है अब हम फोस्टर्स का इसके बचपन से जिक्र करते हैं। तो ये सब कौन बता रहा है? ये कोरस बता रहे हैं, और कोरस आके स्टेज पे कह रहे हैं कि शायरी की देवी ने ये कहा है, ठीक है। और अब कोरस जो है वो क्या करने लग पड़े हैं, वो डॉक्टर फोस्टर्स का उसके बचपन से लेकर अब बड़े होने तक जो उसकी लाइफ टाइम पीरियड गुजरा है उसकी नरेशन करने लगे हैं, और ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्ले के अंदर कि आप सब्र और तहम्मुल के साथ, आप पेशेंस के साथ बैठें और प्ले देखें। फिर वो कहते हैं नाउ इज़ ही बॉर्न हीज पेरेंट्स बेस ऑफ स्टॉक। बताते हैं डॉक्टर फोस्टर्स जो है ना, वो रोड्स में पैदा हुआ, जो कि जर्मनी का एक टाउन है, ठीक है। इसके जो पेरेंट्स थे वो लोली स्टेटस से बिलोंग करते थे, और अपने बॉयहुड के अंदर ये विटनबर्ग में चला गया। कौन? फोस्टर्स, जहाँ पे इसने अपने रिलेटिव्स के साथ रहना शुरू कर दिया था, और इसके रिलेटिव्स ने इसकी अपब्रिंगिंग की। और जब ये वहाँ पे गया तो वहाँ पे जब इसने एडमिशन लिया अपनी एजुकेशनल फील्ड के अंदर, तो इसने थियोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा नाम कमाया। थियोलॉजी मीन्स डिविनिटी, मीन्स दीनी इल्म, रिलीजियस नॉलेज। तो इसने रिलीजियस नॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, एंड विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड ये क्या बन गया? डॉक्टर ऑफ डिविनिटी बन गया। एंड ड्यू टू हीज नॉलेज, अपनी एबिलिटीज़ की बेस पे, अपनी नॉलेज की बेस पे, वो लोग जिनको एस्ट्रोनॉमी और थियोलॉजी का नॉलेज था ना, ये उनसे आर्ग्यू करता था, डिबेट करता था, और डिबेट करके उनको हरा देता था। और इस बेस पे फोस्टर्स के अंदर प्राइड का एलिमेंट आ गया। फोस्टर्स बिकम्स प्राउडी फिगर, और वो इतना प्राउड, इतना सेल्फ कंसीट, इतना एरोगेंट हो गया कि यहाँ पे राइटर ने लिखा है कि वो इकारस की तरह ऊंची ऊंची ख्वाहिशात की उड़ान भरने लगा। अब जो इकारस है ये कौन था? ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं टेक्निक की, जो क्रिस्टोफर मार्लो है उसने अपनी राइटिंग के अंदर रेफरेंसेस और एलियंस दिए हैं फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री, फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। तो इकारस जो है ना, ये ग्रीक मैथोलॉजी का एक फिगर है, ठीक है। इकारस कौन था, मैं आपको ये बताती हूँ। इकारस एक आर्किटेक्ट का बेटा था, ठीक है। इसके फादर का नाम डिडोलस था, जिसने ना एक लेब्रिंथ बनाया था। लेब्रिंथ क्या होता है? लेब्रिंथ जो है ना, वो एक मेज़ की तरह का होता है। एक कॉम्प्लिकेटेड इरेगुलर नेटवर्क होते हैं गुजरने के, ठीक है। उल्टा सीधा रास्ता होता है गुजरने का, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। मतलब हम वो एक गेम खेलते होते हैं ना कि रास्ता तलाश करें, कि अब हम लोगों ने सेंटर में पहुंचना है, कहाँ से पहुंचे। वो एक छोटी सी बॉल होती है, एक स्केल पे बनी होती थी, हम लोग उसको रोटेट कर करके बॉल को फाइनली सेंटर पे ले आते थे, है ना, डिफरेंट पैसेजेस थे। तो वो क्या होता है, वो एक मेज़ होता है, उसको लेब्रिंथ कहते हैं। मेज़ टेबल वाला मेज़ नहीं, मेज़ MEZE वाला मेज़। तो इसने वो लेब्रिंथ जो है ना, किसके लिए बनाई थी? वो बनाई थी किंग माइनस के लिए, किंग माइनस के हाफ बुल एंड हाफ मैन मॉन्स्टर सन के लिए। उसने लेब्रिंथ जो बनाई थी ना, ये आइलैंड ऑफ क्रीट में बनाई थी। अच्छा, अब क्या था उस लेब्रिंथ के अंदर? वो जो आइलैंड ऑफ क्रीट थी, उस जगह पे किंग माइनस का जो बेटा, आधी बैल और आधा आदमी था, उस किस्म का जो मॉन्स्टर बेटा था, वो रह रहा था वहाँ पर। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक हीरो था थीसिस। थीसिस जो है ना, उसने आकर ना सिर्फ उस मॉन्स्टर को मार दिया। मॉन्स्टर कौन है? इस किंग का जो बेटा था, आधा बैल आधा बेटा, वो मार दिया, बल्कि साथ ही साथ जो इसकी डॉटर थी ना माइनस की, उसको भी किडनैप कर लिया।
और उसको मारने में, किडनैप करने में ना किसने मदद की थी? डिडोलस ने मदद की थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जो किंग था, किंग ने डिडोलस को और उसके बेटे इकारस को उसी प्रिजन में, उसी लेब्रिंथ में ना इम्प्रिजेंट कर लिया था। और क्यों इम्प्रिजेंट किया था? क्योंकि उसने थेसियस की मदद की थी। थेसियस ने क्या किया था? थेसियस ने किंग की बेटी को मार दिया था, सॉरी किडनैप कर लिया था, और इसके जो बेटा मॉन्स्टर की तरह का बेटा था उसको मार दिया था। अच्छा, अब तो किंग ने कर लिया इनको इम्प्रिजेंट उसी जगह पे, उसी लेब्रिंथ में जिस जगह पे उसका बेटा था, मॉन्स्टर जैसा बेटा। अब क्या हुआ, डिडालस और साथ में इसका बेटा इकारस, ये दोनों इस लेब्रिंथ में इम्प्रिजेंट है ना। जैसे तैसे करके वो इस भूल भुलैया से, इस मेज से निकल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब ये बाहर आते हैं ना, तो बाहर समंदर होता है, और समंदर के इर्द गिर्द हर जगह पे बादशाह की फ़ौज होती है। आप क्या करते हैं, इसलिए दोनों जो मिलकर ना इस आइलैंड से फ़रार होने के लिए ना, परिंदे होते हैं ना, परिंदे, उनके परों को लेते हैं और उनके परों को ना मोम से, वैक्स से जोड़कर ना विंग्स बनाते हैं। अब जब इन्होंने परिंदों के परों को लेकर वैक्स के साथ मिलाकर, यानी कि मोम के साथ मिलाकर विंग्स बनाए, तो विंग्स लगाकर इन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। और इसके फादर डिडोलस ने एडवाइस की थी कारस को कि इतना ऊंचा मत जाना, क्योंकि जो सूरज है वो फिर मेल्ट कर देगा वैक्स को। अब इकारस उस विंग्स की बेस पे इतना एक्साइटेड हुआ कि उसने उड़ना शुरू कर दिया, और उड़ते 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 वो इतना ऊंचा, इतना ऊपर पहुंच गया कि जब सूरज की, सन की जो हीट थी उसके परों को लगी, वो क्या हो गया, उसकी जो मोम थी, जो वैक्स थी, वो मेल्ट होना शुरू हो गई। और जब उसके विंग्स की वैक्स मेल्ट हो गई, तो क्या हो गया, उसके विंग्स ख़त्म हो गए और वो आकर समंदर में गिर गया और गिर के मर पड़ा। ठीक है, अब इस चीज़ से इकारस से रिलेट किया गया है फोस्टस को। ठीक है, फोस्टस के प्राइड को, कि किस तरह से फोस्टस का प्राइड जो है उसके डाउनफॉल का कॉज बनता है। ठीक हो गया। मार्लो ने इस पूरे इवेंट को ना इस कोटेशन में समराइज किया है। His waxen wings did mount above his reach, and melting heavens conspired his overthrow, for falling to a devilish exercise. तो इसमें जो मैंने अभी कोटेशन पढ़ी ना, एक for falling to a devilish exercise, इसमें बताया गया है कि अब क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्राइड फील किया और सैटेनिक एक्ट के अंदर वो ना मुलव्वस हो गया, इंगेज हो गया वो सैटेनिक एक्ट के अंदर, डेविलिश एक्ट के अंदर, बुरे बुरे काम करने लग पड़ा वो। तो जब उसने बुरे बुरे काम करना शुरू कर दिए और बहुत ज़्यादा सेल्फ कंसीट और बहुत ज़्यादा प्राउडली हो गया, वो एरोगेंट हो गया, तो फिर नेचर ने इसको सबक सिखाया। फिर गॉड ने अब ये फैसला कर लिया था कि अब उसने इसको सबक सिखाना है। ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्रोलिफिक स्कॉलर था, इतना ज़्यादा इसके पास नॉलेज था, उसके बाद भी इसने क्या किया, इसने अपने आप को जादू के अंदर मुलव्वस कर लिया, खुद को जादू के अंदर इंगेज कर लिया, इवल एक्ट्स करना शुरू कर दिया, ब्लैक मैजिक शुरू कर दिया स्टार्ट। क्योंकि इसके पास नॉलेज था, लेकिन नॉलेज होने के बावजूद इसके लिए जो मैजिक था उससे ज़्यादा चीज़ जो है ना इम्पोर्टेंट कोई रही नहीं। इसने ब्लैक मैजिक को अपना इंटरेस्ट बना लिया और इसने ब्लैक मैजिक को अडॉप्ट करके जो इसकी हेयर आफ्टर की जो लाइफ थी, जो आखिरत की ज़िंदगी थी, ठीक है, इसने उसको ख़राब कर लिया। और इसने क्या प्रेफरेंस दी, इसने प्रेफरेंस ये दी कि मैं अपनी जो लाइफ है वो लूसीफर को दे दूँगा, अपनी सोल लूसीफर को दे दूँगा, और मैं जो हूँ वो वर्ल्डली प्लेयर के साथ अपनी लाइफ गुजारूँगा। फिर कोरस जो है इसके एंडिंग पे कहते हैं कि एंड दिस द मैन दैट इन हिज स्टडी सिट्स, कि अब वो आदमी, ये वही आदमी है जो अपनी स्टडी रूम के अंदर बैठा हुआ क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, रिसर्च कर रहा है और पढ़ रहा है। अब इस प्रोलॉग के बाद ना हमारे पास सामने आ जाती है सीन 1, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास दिखाई जाती है सोलिलोक्वी, किसकी, डॉक्टर फोस्टस की, जिसमें हमें पता लगेगा कि डॉक्टर फोस्टस जो है एक वेल रिस्पेक्टेड जर्मन स्कॉलर है, ठीक है, जो हमें प्रोलॉग में पता लग गया। ग्रोस डिससेटिस्फाइड विद द लिमिट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, और वो नॉलेज कौन सा था, लॉजिक, मेडिसिन, लॉ एंड रिलीजन, और डिसाइड करता है कि अब ये जो है ना इन सबको छोड़कर क्या सीखेगा, मैजिक सीखेगा। ठीक है, तो जब सीन 1 स्टार्ट होता है, सीन 1 के अंदर हमारे पास एक लॉन्ग सोलिलोक्वी आती है। सोलिलोक्वी किसे कहते हैं, सोलिलोक्वी कहते हैं खुद से बात कर रहा हो, जब करेक्टर खुद
ठीक है, और ऑडियंस सुन रही हो। ठीक हो गया कि जब कैरेक्टर खुद से बात कर रहा हो अकेले में बैठकर, उसको ऑडियंस सुन रही हो, उसको सोलिलोक्वी कहते हैं। सोलिलोक्वी के अलावा कौन सी टेक्निक होती है? एक होती है असाइड। असाइड होती है कि कैरेक्टर जो है स्टेज पे परफॉर्म करता हुआ एक साइड पे हो जाता है और एक साइड पे हटकर लोगों से बात करता है। सोलिलोक्वी क्या होता है? सोलिलोक्वी होता है जो कैरेक्टर है वो खुद से बात कर रहा है और उसको ऑडियंस सुन रही है। इसी तरह एक होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर बोल रहा होता है, सब सुन रहे होते हैं। ठीक है, अब जब ये सोलिलोक्वी स्टार्ट हुई है तो उसमें स्टार्टिंग पे क्या कहता है? फोस्टस कहता है, फोस्टस सेटल द स्टडीज फोस्टस एंड बिगिन टू साउंड द डेप्थ ऑफ दैट दो विल्ट प्रोफेस हैविंग कमेंस्ड बी अ डिवाइन इन शिव। और इस कोटेशन में बताया गया है कि फोस्टस खुद कह रहा है कि फोस्टस अब तुम चूज कर ही लो, तुमने जिस फील्ड में आगे जाना है, तुमने जिस सब्जेक्ट को आगे लेके जाना है, तुमने जिस नॉलेज को आगे लेके जाना है, तुम उसका फैसला कर ही डालो, क्योंकि तुमने डिविनिटी के अंदर, तुमने थियोलॉजी के अंदर डिग्री तो ली है, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी तुम कहलाते ज़रूर हो, ठीक है, मगर तुम बस बराए नाम रिलीजियस स्कॉलर हो, प्रैक्टिस तुम्हारी 0% है। मीन्स टू से कि रिलीजियस नॉलेज की डिग्री तुम्हारे पास है, लेकिन अभी भी तुम सिर्फ और सिर्फ नाम के ही मजहबी स्कॉलर हो, तुम अभी भी सिर्फ और सिर्फ नाम के रिलीजियस स्कॉलर हो। तुम ना तो इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हो, ना तुम इसके थ्रू पावर हासिल कर सकते हो। फिर डॉक्टर फोस्टर्स जो है वन बाय वन अपनी डिफरेंट डिग्रीज को डिस्कस करता है, डिफरेंट जो नॉलेज है उसको डिस्कस करता है। सबसे पहले वो बात करता है लॉजिक की, लेकिन फोस्टस जो है ऑलरेडी डिबेटिंग स्किल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए कहता है लॉजिक इज़ नॉट स्कॉलरली इनफ फॉर हिम। फिर वो बात करता है मेडिसिन की और कहता है मेडिसिन से मैं एक बड़ा नाम कमा लूँगा, लेकिन फिर वो कहता है कि मैंने तो ऑलरेडी मेडिसिन की भी डिग्री ले रखी है। कहता है मेडिसिन करके भी मैंने कौन सा कोई नाम कमा लिया है। और वो कहता है येट आर्ट दो स्टिल बट फोस्टस एंड अ मैन, इस सब के बावजूद भी तुम वही फोस्टस और एक आम से आदमी ही हो। फिर फोस्टस कहता है कुडिस्ट दो मेक मैन टू लिव इटर्नली और बीइंग डेड रेज देम टू लाइफ अगेन, देन दिस प्रोफेशन वर टू बी एस्टीम्ड। फिर कहता है फिजिक फेयरवेल वेयर इज जस्टिनियन, यानी कि अब ये बात कर रहा है लॉ की, और इसने फिजिक यानी कि मेडिसिन को अलविदा कह दिया। और जब इसने जस्टिनियन का नाम लिया ना तो एक लॉयर था जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर में रहता था, मीन्स टू से रोम का बादशाह, और साथ ही साथ क्या है, एक्सपर्ट है ये लॉ के अंदर। लेकिन बाद में कहता है लॉ भी सूटेबल नहीं, क्योंकि लॉ का काम सिर्फ और सिर्फ वही करता है जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए होता है, कोई इससे इटर्नल नेम नहीं बनता आपका। फिर ये कहता है व्हेन ऑल इज डन डिविनिटी इज बेस्ट, जेरोम्स बाइबल फोस्टस व्यू इट वेल, जिसमें कहता है कि ठीक है, सब कुछ निकालने के बाद जो डिविनिटी है ना वही बेस्ट स्टडी है, वो द स्टडी ऑफ रिलीजन और थियोलॉजी को कहते हैं हम लोग डिविनिटी। लेकिन फिर ये कहता है जब मैंने जो सेंट जेरोम्स है उसकी जो ट्रांसलेशन है बाइबल की हुई वो पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था द रिवॉर्ड ऑफ सिन इज़ डेथ, और फिर वो रिलीजन को मोक करता है रिलीजन को, तो कहता है कि ये बात तो बड़ी मुश्किल से समझ आती है कि सज़ा और मौत वगैरह वगैरह। और फिर वो कहता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो गुनाह ना करता हो, कि अगर और वो कहे कि मैं गुनाह नहीं करता तो वो धोखा देता है। ठीक है, साथ में कहता है फोस्टस इफ़ वी से दैट वी हैव नो सिन वी डिसीव आवरसेल्व्स एंड देयर इज नो ट्रुथ इन अस, व्हाई देन बी लाइक वी मस्ट सिन एंड सो कंसिक्वेंटली डाई। फिर वो ये कहकर ना रिलीजन को भी और डिविनिटी को भी डिनाई कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, और अपना इंटरेस्ट जो है ना वो मैजिक के अंदर लेके आता है और कहता है अ साउंड मैजिशियन इज़ अ माइटी गॉड। फिर फाइनली उसने चूज़ किया कि हाँ मैं ये जो है ना मैजिक का काम करूँगा और ये मुझे एक माइटी गॉड बना देगा, ठीक है, उसके इक्वल रैंक पे ले आएगा। अब इसके बाद जो है ना इसका सर्वेंट वैगनर एंटर होता है। जब वैगनर आता है तो फोस्टर कहता है उसको कि माय डियर, कि तुम जाओ और जाकर मेरे जो डियरेस्ट फ्रेंड्स हैं ना द जर्मन वेल्ट्स और कॉर्निलस, इन दोनों को बुला कर लेके आओ, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करो कि मेरे पास आएँ। फिर वैगनर चाहता है उनको बुलाने के लिए, और जब उनको बुलाने के लिए वैगनर जाता है ना तो तब फोस्टस फिर अकेले में होता है, और वहाँ पे गुड एंजल और एवल एंजल अपेयर होते हैं।
गुड एंजल जो है वो फोस्टस को कहता है कि फोस्टस तुम इस लानती किताब को यानी कि इस मैजिक की बुक को साइड पे फेंको, इस पे नज़र भी मत डालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग पड़े और तुम जो हो ना खुदा की नाराज़गी अपने सर ले लो, ठीक है, तुम पे अजाब आ जाए, ऐसा ना हो। अगर तुम पढ़ना चाहते हो ना तो तुम्हें चाहिए कि तुम इंजील पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ठीक है। जादू की किताब पढ़ने का मकसद जो है ना, मतलब यही है कि तुम खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, ये गुड एंजल आकर फोस्टस को कहता है। लेकिन इविल एंजल की स्पीच बिल्कुल गुड एंजल के ऑपोजिट होती है और वो कहती है कि ना, इविल एंजल कहता है कि फोस्टस तुम जो है ना इस मैजिक बुक को पढ़ो, इसके नॉलेज को तुम आगे लेके जाओ, ठीक है। सारा का सारा जो गोल्ड है, जो ट्रेयर है, वो इसी के अंदर है, वेर इन ऑल नेचर्स ट्रेयर इज कंटेन्ड, ठीक है, ये कहता है इविल एंजल। अब जब दोनों एंजल वैनिश हो जाते हैं वहाँ से, तो फोस्टस उनके जाने के बाद कहता है कि नहीं, मैं मैजिक की तरफ ही जाऊँगा, ठीक है। वो इविल स्पिरिट को ही फॉलो करता है, क्योंकि कहता है अगर मैं मैजिक की तरफ जाता हूँ ना तो ये मुझे क्या लेके आएंगे, मुझे ये पूरी दुनिया में फेमस कर देंगे, मेरे पास ग्रेट पावर्स होंगी, ठीक है, मैं सारी दुनिया का खजाना इकट्ठा कर लूँगा, मैं पूरी जर्मनी का किंग बन जाऊँगा। फिर वेल्स और कॉर्नलिस आते हैं और फोस्टस उनसे मिलता है और बताता है कि मैं जो है ना मैजिक सीखना चाहता हूँ, ये ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक सीखना चाहता हूँ। और ये जो वेल्स और कॉर्नलिस एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है फोस्टस, हम तुम्हें ना जितने भी डार्क आर्ट्स के प्रिंसिपल्स हैं वो सब कुछ सिखाएंगे। और कॉर्नलिस कहता है फोस्टस को, द मिरेकल्स दैट मैजिक विल परफॉर्म विल मेक दी वो टू स्टडी नथिंग एल्स। और वेल्स जो है वो लिस्ट देता है, पूरे एक मतलब बहुत ज़्यादा किताबों की लिस्ट बना के देता है फोस्टस को, कहता है तुम्हें ये सारी किताबें पढ़नी चाहिए। और दोनों दोस्त जो है ना इससे वादा करते हैं कि हम तुम्हें मैजिक सिखाने में ना पूरी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना फोस्टस इनको डाइन पे इनवाइट करता है और दोनों फिर ये स्टेज छोड़ के चले जाते हैं। दोनों कौन? वेल्स और कॉर्नलिस। अब यहाँ से मैं समरी फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊँगी, वो है डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। ट्रेजेडी क्या होता है? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड in language embellished with artistic ornaments, in the form of action, not of narrative, through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions. अच्छा, नंबर वन इमिटेशन होती है एक एक्शन की, नंबर टू सर्टन मैग्नीट्यूड होता है, नंबर थ्री हीरो जो होता है ना वो इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ पर्सन होता है, नंबर फोर उसके अंदर हमार्शिया होता है, और उसके बाद जो है इसमें सर्टन एम्बेलिशमेंट होती है, और नंबर फाइव कैथारसिस होती है इमोशन की, और इससे पिटी एंड फेयर अराउज होते हैं। ठीक हो गया, ये होता है ट्रेजेडी। तो हम लोगों ने जो इस प्ले को डिस्कस करना है, डॉक्टर फोस्टस एज अ ट्रेजेडी भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये मैंने डेफिनेशन क्यों बताई स्टॉप करके, क्योंकि हम लोग स्टोरी चल रही है तो इसके ऊपर साथ साथ अप्लाई भी करेंगे। और सेकंड चीज़, ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो क्या होता है? अ पर्सन ऑफ अ हायर रैंक, एक पर्सन जो कि हायर रैंक से बिलोंग कर रहा हो, और उसके अंदर फिर क्या हो? प्रेजेंस ऑफ हमार्शिया हो। हमार्शिया क्या होता है? एरर ऑफ जजमेंट, ठीक है। और उस हमार्शिया की बेस पे उस करेक्टर को डाउनफॉल फेस करना पड़े। ठीक हो गया, तो ऐसा करेक्टर कौन सा होता है? ट्रेजिक करेक्टर होता है। तो हम देखते हैं जो इसमें डॉक्टर फोस्टस है वो ट्रेजिक करेक्टर है कि नहीं है, साथ साथ देखेंगे। ठीक हो गया, अब तक हमने कहाँ तक समरी पढ़ी थी? हमने यहाँ तक पढ़ी थी जहाँ पे वेल्स और कॉर्नेलियस एग्री हो गए थे उसको नेक्रोमेंसिस सिखाने के लिए, उसको जादू सिखाने के लिए, मैजिक सिखाने के लिए। और इस ओवरऑल सीन की जो सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन थी वो थी, दीज मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियंस एंड नेक्रोमेंटिक्स बुक्स आर हेवनली। फिर सीन 2 स्टार्ट होता है एक्ट 1 का, जिसमें दो स्कॉलर्स जो हैं वो फोस्टस को मिलने के लिए आ रहे हैं, और वो दोनों स्कॉलर्स ना आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला स्कॉलर कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि फोस्टस को क्या हो गया हुआ है, जो क्लास में हमेशा ये कहा करता था अपनी डिस्कशन के एंड के ऊपर, आई प्रूव इट डज। लेकिन दूसरा स्कॉलर कहता है वो तो हम अभी जान लेंगे, वो देखो उसका नौकर आ रहा है, यानी कि वैगनर आता है। फिर वो वैगनर से पूछते हैं कि वो फोस्टस कहाँ पे है। वैगनर पहले बहुत से जोक्स बनाता है, जोक्स बनाने के बाद कहता है कि फोस्टस जो है ना वो वेल्स और कॉर्नेलियस के साथ मीटिंग में है, और
दोनों स्कॉलर्स ये बात जानते थे कि वेल्स और कॉर्नेलियस जो हैं ये फेमस किस बेस पे हैं, अपने डार्क आर्ट्स की बेस पे फेमस हैं। तो इनको खौफ होता है कि कहीं ना फोस्टर्स भी उनके साथ उस डार्क आर्ट में ना इन्वॉल्व ना हो जाए। और फर्स्ट स्कॉलर कहता है, आई फेयर ही इज़ फॉलन इन टू दैट डैम्ड आर्ट फॉर विच दे टू आर इनफेमस थ्रू द वर्ल्ड। कौन दोनों? वेल्स और कॉर्नेलियस फेमस हैं थ्रू द वर्ल्ड, ठीक है। और कौन ना इन्वॉल्व हो जाए डार्क आर्ट के अंदर? फोस्टर्स ना हो जाए। ये किसको फेयर होता है? ये फर्स्ट स्कॉलर को होता है फेयर। और सेकंड स्कॉलर कहता है, शुड आई ग्रीव फॉर हिम? फिर कहता है चलो छोड़ो इस बात को, हमें दुख तो हो रहा है, अब हम रेक्टर के पास जाते हैं। रेक्टर जो प्रीस्ट है वहाँ पे, उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और देखते हैं कि क्या दोबारा वो फोस्टर्स को जो सीधा रास्ता है उस पर ला सकता है कि नहीं। सीधा रास्ता मीन्स बैक टू रिलीजन। अब इसके बाद सीन 3 स्टार्ट होता है। सीन 3 में फोस्टस जो अपने रूम के अंदर है और नाइट का टाइम है और मैजिकल सर्कल के अंदर इसने एक मैजिकल सर्कल जो है मार्क किया हुआ है और कुछ वेरियस साइंस और कुछ वर्ड्स बनाए हैं और ना ये लैटिन के अंदर कुछ चैंट करता है, ठीक है। और कहता है कितना ही अच्छा हो कि अगर जो हेल के गॉड्स हैं वो मुझ पे ना मेहरबान हो जाएं, ठीक है। वो कहता है कि मैं जो मेरा बिलीफ है होली ट्रिनिटी का, मैं उसको गुड बाय कहता हूँ, ठीक है। फिर वो कहता है ए आग, हवा और पानी की जो जितनी भी रूहें हैं, ठीक है, मैं तुम्हें वेलकम कहता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये ना मेफिस्टोफेलिस को बुलाता और कहता कि तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो, अभी तक आए क्यों नहीं, जल्दी ही आ जाओ। लूसीफर और कुछ 4 और डेवल्स होते हैं वो इसको हेल से देख रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है ना, मेफिस्टोफेलिस अपेयर हो जाता है और कहता है, आई चार्ज दी टू रिटर्न एंड चेंज द शेप, दो आर टू अगली टू अटेंड ऑन मी, गो एंड रिटर्न ऑन द ओल्ड फ्रांसिसियन फ्रायर, द होली शेप बिकम्स अ डेवल बेस्ट। वो कहता है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम वापस जाओ और अपना ना जो आउटलुक है ना वो चेंज करके आओ, तुम इतने बदसूरत दिखते हो कि ना तुम मेरी खिदमत में हाजिर होने के काबिल ही नहीं हो। फिर कहता है जाओ जाकर ना किसी लाइक फ्रांसिस्कन जो है ना दरवेश फ्रायर, उसकी शक्ल में तुम मेरे पास आओ, क्योंकि हम लोगों को जो है ना होली शक्लें जितनी भी थी ना, मतलब साफ सुथरा जो आउटर होता है ना वो डेवल्स को ज़्यादा पसंद आता है। सॉरी, मेफिस्टोफेलिस जब एंटर होता है ना तो ये फोस्टर उसको कहता है, फोस्टस कहता है मेफिस्टोफेलिस को, कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम जाओ, जाकर अपना जो आउटलुक है वो चेंज करके आओ, ठीक है। तुम इतने बदसूरत दिख रहे हो ना, मैं ये फोस्टस मेफिस्टोफेलिस को कह रहा है, ठीक है। तुम इतने बदसूरत दिख रहे हो ना कि तुम मेरी खिदमत करने के काबिल नहीं हो अभी, ठीक है। तुम जाओ जाके अपना आउटलुक चेंज करके आओ और तुम एक ना फ्रांसिस्कन दरवेश बन के एक फ्रायर की शक्ल में मेरे पास वापस आओ, क्योंकि जो मुकद्दस शक्लें होती हैं ना, जो होली फेसेस होते हैं, ठीक है, शैतान पर बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। अब इसने यहाँ पर रिलीजन को भी क्रिटिसाइज किया है कि इसने कहा कि जो मोस्टली जो रिलीजन के अंदर पर्सन्स है ना वो क्या है, वो ऐसे कि उनका आउटर तो बड़ा रिलीजियस दिखाई देता है लेकिन इनवर्डली जो है ना वो रिलीजियस नहीं होते हैं, ठीक है। उनके अंदर एक डेविल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कमेंट किया है किसने, मार्लो ने क्रिटिसाइज किया है रिलीजन को, और यहाँ पे रिजेक्शन की उसने थियोलॉजी की, ठीक हो गया, जिसको मैकिवेलियनिज्म कहते हैं हम लोग, वो वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया जाए फर्दर तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह हर जो रिलीजन का पर्सन है वो भी ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते जिनका अंदर और बाहर दोनों ही साफ और पाक होता है। खैर, डॉक्टर फोस्टर्स का ये ऑर्डर सुनने के बाद मेफिस्टोफेलिस वापस जाता है, ठीक है। और फिर कुछ टाइम के बाद मेफिस्टोफेलिस जो है वो फ्रांसिस्कन फ्रायर की शक्ल में वापस दोबारा आता है और पूछता है कि फोस्टर्स तुमने मुझसे क्या काम लेना है। तो फोस्टस कहता है तुम ना मुझे ओबे करना शुरू कर दो। फिर मेफिस्टोफेलिस कहता है मैं तो सिर्फ लूसीफर को ओबे करता हूँ, लूसीफर मेरा मास्टर है, मैं तुम्हें ओबे नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैंने तुम्हें कहते हुए सुना था कि तुम गॉड को रिजेक्ट कर रहे थे, तुम जो ना गॉड की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, गॉड के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ओबे नहीं कर रहे थे। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया क्योंकि तुमने एक सैटेनिक एक्ट किया था जो जैसा कि लूसीफर ने किया था। फिर फोस्टस पूछता है मेफिस्टोफेलिस से कि लूसीफर कौन है, हेल क्या है। तो तब मेफिस्टोफेलिस इसको बताता है कि लूसीफर जो है ना और दूसरे जो डेविल्स थे वो सब के सब एक दफ़ा एंजल हुआ करते थे और सब ने गॉड के अगेंस्ट रेबल किया
और उनको हमेशा के लिए हेल में डाल दिया गया। अच्छा, ये तो मेफिस्टोफेलिस ने बता दिया फोस्टस को, बट एक्चुअली में जो डेवल्स थे ना, दे वर नेवर एंजल्स, ठीक है। जो सैटर्न था ना, शैतान, वो कभी भी फरिश्ता नहीं था, वो शैतान था, उसको आग से बनाया गया था और उसने अल्लाह की नाफरमानी की थी, और अल्लाह की नाफरमानी करने की बेस पे उसको जन्नत से निकाल दिया गया था और जहन्नुम में भेज दिया गया था। अच्छा, अब स्टोरी के अंदर बात करते हैं दोबारा। फॉस्टस पूछता है मेफिस्टोफेलिस से कि तुम तो ज़मीन पे हो, तुम तो जहन्नुम में नहीं हो। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है कि हम ज़मीन पे भी हों फिर भी हम जहन्नुम में ही होते हैं। और इस बात से जो मेफिस्टोफेलिस ने बताई, पता लगता है कि जो डिसओबीडेंस है, ठीक है, किसी खुदा को डिसओबे करना, अल्लाह की बात ना मानना, नाफरमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। ना सिर्फ डिसओबीडियंस बल्कि प्राइड भी। और इसी डिसओबीडियंस की वजह से और प्राइड की वजह से शैतान जो था ना, उसको जन्नत से बाहर फेंक दिया गया था। फिर उसके बाद फोस्टस जो है वो मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि मैं तुम्हारी सर्विसेज चाहता हूँ और मैं इस बेस पे 24 ईयर्स तुम्हारी सर्विसेज अपने पास रखना चाहता हूँ, और मैं अपनी जो सोल है वो लूसीफर को देने के लिए तैयार हूँ। और कहता है जाओ लूसीफर के पास जाओ और उसके साथ उसको कहो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं 24 ईयर्स जो है मेफिस्टोफेलिस की सर्विसेज अपने साथ रखना चाहता हूँ और मैं ब्लैक मैजिक को यूज़ करना चाहता हूँ, और उसके बाद 24 साल बाद मेरी रूह जो है वो तुम्हारी होगी, मेरी सोल तुम्हारी होगी, और जाके सब कुछ जब तुम्हें लूसीफर को बता दोगे और लूसीफर जो है तुम्हें जो कहेगा, उसके बाद तुम आकर मेरे रूम में जिस रूम में बैठ के मैं स्टडी करता हूँ, मुझे बताना कि तुम्हारे जो आका हैं, तुम्हारे जो बॉस हैं लूसीफर, उन्होंने क्या जवाब दिया। तो यहाँ पे हम लोगों को नज़र आ रहा है कि फॉस्टस इज़ हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजेडी, ठीक है। तो फॉस्टर हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजेडी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है मेफिस्टोफेलिस कहता है ठीक है मैं जाऊँगा, मैं तुम्हें बता दूंगा फोस्टस। फिर इसके बाद सीन 4 स्टार्ट होता है जिसका नाम है अ स्ट्रीट। इसके अंदर वैगनर और क्लाउन की कन्वर्सेशन होगी आपस में, और ये थोड़ा कॉमिक होगा इसके अंदर। और एक और चीज़ आप देखेंगे प्लॉट के अंदर कि ट्रेजेडी चलते चलते बीच में कहीं ना कहीं इररेलेवेंट कॉमिक एलिमेंट आ रहे हैं। तो ऐसे कॉमिक एलिमेंट जो कि इररेलेवेंट हो स्टोरी के साथ, उसको हम लोग कहते हैं लो कॉमेडी। तो इसी बेस में मैंने कहा था ये लो कॉमेडी इसके अंदर हम लोग को नज़र आती है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया ना की फैक्ट के बारे में, तो की फैक्ट में मैंने एक लो कॉमेडी का वर्ड यूज़ किया था। वो इसीलिए यूज़ किया था क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉमिक सीन्स आएंगे जो कि स्टोरी से रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट है। तो जो स्टोरी के साथ इररेलेवेंट कॉमिक सीन आए उनको हम लोग लो कॉमेडी कहते हैं। तो इससे ये भी बात सामने आती है कि ये जो स्टोरी है जो हम प्ले पढ़ रहे हैं, इसका प्लॉट लूज प्लॉट है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इररेलेवेंट सीन्स। वैगनर कहता है क्लाउन को, अरे लड़के इधर आओ। क्लाउन कहता है, जो मस्खरा है, क्लाउन कहता है हाय लड़का, कमबख्त मुझे लड़का कह दिया। मेरे ख्याल में तुमने मेरे जैसे नोकदार दाढ़ियों वाले कई लड़के देखे होंगे, मुझे लड़का कह दिया। फिर वैगनर कहता है क्लाउन को कि तुम्हारी जो सोर्स ऑफ इनकम है, अर्निंग है, वो क्या है। क्लाउन जो होता है वो पुअर होता है, ठीक है। और वैगनर जो उसको कहता है कि तुम 7 साल जो है ना मेरे सर्वेंट बन जाओ। और वैगनर जो है मजाक करता है क्लाउन से, कहता है ही वुड प्रोबेबली सेल हिज सोल टू द डेवल फॉर अ शोल्डर ऑफ मटन। और क्लाउन जो है वो जवाब में कहता है इट वुड हैव टू बी वेल सीजनड मटन। इसके बाद जो है ना क्लाउन एग्री हो जाता है वैगनर से कि ठीक है मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा, लेकिन अचानक ही अपना माइंड चेंज कर लेता है। वैगनर जो है वो धमकी देता है क्लाउन को कि मैं तुम्हारे ऊपर जादू कर दूंगा, और ना कहता है मैं 2 डेवल्स को बुला लूँगा। और फिर वो 2 डेवल्स को बुला लेता है। डेवल्स को देखकर क्लाउन डर जाता है और क्लाउन कहता है कि ठीक है मैं जो हूँ ना रेडी हूँ वैगनर तुम्हारा गुलाम बनने के लिए। क्लाउन कहता है कि क्या तुम मुझे जादू सिखाओगे। वैगनर कहता है ठीक है मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, लेकिन तुमने ना मुझे क्या कहना है, तुमने मुझे मास्टर वैगनर कह के बुलाना है। और अगर हम इस चीज़ को रिलेट करें क्लाउन को और वैगनर को, फोस्टस और मेफिस्टोफेलिस से, तो फोस्टस को सिंबलाइज कर रहा है वैगनर, वैगनर सिंबलाइज कर रहा है फोस्टस को, कि वैगनर जो है एक सर्वेंट है फोस्टस का, लोअर रैंक से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और इतना एजुकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे राइटर बताना चाह रहा है कि अनएजुकेटेड हो या एजुकेटेड हो, दोनों ब्लैक मैजिक कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक करना कोई बड़ी बात नहीं होती, ये तो उसने डिग्रेड किया यहाँ पे राइटर ने खुद। अब उसके बाद उसने यहाँ पे क्लाउन दिखाया, क्लाउन को उसने रिलेट किया मेफिस्टोफेलिस के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसका जो नौकर बन गया है
सर्वेंट बन गया हुआ है, वैगनर का वो क्लाउन बन गया हुआ है, और वहाँ पे जो था सर्वेंट मेफिस्टोफेलिस था। ठीक है, तो राइटर ने यहाँ पे स्टोरी के अंदर इन दोनों को लिंक्ड भी किया है, अगर क्रिटिसिज्म करें हम इसके ऊपर तो बेसिकली ये जो वैगनर और क्लाउन की कन्वर्सेशन थी, एक कॉमिक काउंटर पॉइंट थी फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस वाले सीन का। अब इसके बाद ना एक्ट 2 सीन 1 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है फॉस्टस डिस्कवर्ड इन ही स्टडी। इसके अंदर जो है ना डॉक्टर फॉस्टस फिर से उसकी सोलिलिकी दिखाई गई है, जिसमें वो कहता है नाउ फॉस्टस मस्ट डो नीड्स बी डैम्ड एंड कांट्स डो नॉट बी सेव्ड, कि फॉस्टस यू मस्ट बी कंडेम्ड एंड कैन नॉट बी सेव्ड एट ऑल। तो फिर अब तुम गॉड और हेवन के अबाउट क्यों सोच रहे हो? अब ये खुदा के बारे में सोचना, हेवन के बारे में सोचना वर्थलेस है। तुम्हें चाहिए कि अब तुम जो खुदा की रहमत है ना, उससे तुम होपलेस हो जाओ, ठीक है? और तुम्हें अब बील्ज़बब पे बिलीव रखना चाहिए। बील्ज़बब कौन है? ये भी सैटर्न है। एक लूसीफर था, एक मेफिस्टोफेलिस था, और ये भी एक बील्ज़बब भी सैटर्न ही है। जब ये सब कुछ सोच रहा होता है तो वहाँ पे एक गुड एंजल अपेयर होता है अलॉन्ग विद एविल एंजल, और गुड एंजल कहता है कि स्वीट फॉस्टस लीव दैट एग्जेक्रेबल आर्ट, कि तुम ये जो मकरू आर्ट है, नापसंद आर्ट है ना, ये बैड आर्ट है, इसको छोड़ दो, तुम रिपेंट कर लो। तो फिर फॉस्टस कहता है डू रिमर्स रिपेंटेंस एंड प्रेयर्स हैव एनी एडवांटेज, और फिर गुड एंजल कहता है ओ दीज विर्चूज आर द मीन्स टू लीड यू टू हेवन। लेकिन उसी टाइम पे एविल एंजल कहता है these are false impressions and product of insanity, they make people foolish who believe in them most। but again good angel कहता है sweet Faustus only think of heaven and heavenly things। लेकिन फिर एविल एंजल कहता है नहीं फॉस्टस, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऑनर और वेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, यू शुड ओनली थिंक ऑफ ऑनर एंड वेल्थ। और दोनों के दोनों एंजल्स चले जाते हैं वहाँ से। अब फिर इन एंजल्स के जाने के बाद रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल, और यहाँ पे इसकी फ्री विल आ गई क्योंकि फॉस्टस ने उनके जाने के बाद कहा ऑफ वेल्थ, मीन्स टू से दौलत के बारे में सोचना ठीक रहेगा। फिर वो कहता है आओ मेफिस्टोफेलिस, आओ मेफिस्टोफेलिस। मेफिस्टोफेलिस आ जाता है। फिर वो कहता है आओ मुझे बताओ मेफिस्टोफेलिस ने लूसीफर ने क्या कहा। तो मेफिस्टोफेलिस बताता है कि लूसीफर जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया है फॉस्टस की ऑफ़र को। लूसीफर ने कहा है कि मैं 24 ईयर्स जो है वो तुम्हारी सर्विसेज में रहूँगा, लेकिन इन रिटर्न लूसीफर को तुम्हारी सोल भी चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ, मैंने प्रीवियस जब आपको समरी बता रही थी उसमें मैंने कहा था कि फॉस्टस ने कहा कि मैं अपनी सोल दूंगा। एक्चुअली मैं फॉस्टस सोल देने का नहीं कहता, फॉस्टस जस्ट सर्विसेज मांगता है कि मुझे 24 ईयर्स जो है सर्विसेज चाहिए मेफिस्टोफेलिस की, और जो उसकी सोल है वो लूसीफर डिमांड करता है। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। फिर फॉस्टस पूछता है मेफिस्टोफेलिस से कि लूसीफर को मेरी सोल क्यों चाहिए। मेफिस्टोफेलिस उसको बताता है कि लूसीफर जो है ना अपने किंगडम को इनलार्ज करना चाहता है और चाहता है कि ह्यूमंस भी इसी तरह सफ़र करे जिस तरह के उसने खुद सफ़र किया है और सफ़र कर रहा है। मेफिस्टोफेलिस कहता है इट इज़ अ कम्फर्ट टू द रेस्ट टू हैव कंपेनियंस इन सफरिंग। जब खुद तकलीफ़ में हो तो दूसरों को तकलीफ़ में देकर मज़ा आता है। तो यही रीज़न है कि लूसीफर चाहता है कि वो जो फॉस्टस है उसकी सोल ले ले। फॉस्टस पूछता है क्या तुम्हें भी तकलीफ़ महसूस होती है जिस तरह इंसानों को होती है। फिर मेफिस्टोफेलिस कहता है एज ग्रेट एज हैव द ह्यूमन सोल्स ऑफ मैन, इतनी ही ज़्यादा होती जितनी कि इंसान की सोल को होती है। और इसके बाद मेफिस्टोफेलिस कहता है कि बताओ फॉस्टस, तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं, तो फिर क्या तुम्हारी रूह मुझे मिलेगी, सोल मुझे मिलेगी? तो सोच लो तुम ज़रा इसके बारे में। फॉस्टस कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपनी सोल देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर फॉस्टस जो है वो स्टैब करता है अपनी आर्म के ऊपर, ब्लड निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक क्या था, वो पैक्ट इसने अपने ब्लड से लिखना होता है, वादा लिखना होता है अपने ब्लड के साथ कि मैं लूसीफर को अपनी सोल देता हूँ बदले किसके, 24 ईयर्स सर्विसेज ऑफ मेफिस्टोफेलिस। लेकिन उस दौरान इसका जो खून होता है वो जम जाता है और ये लिख नहीं पाता। ठीक है, जो कि अगेन फेट ने चाहा कि ये
ना जाए लूसीफर के पास, बट फ्री विल इसने अडॉप्ट की अगेन एंड अगेन। अब जब खून जम गया और लिखा नहीं जा रहा तो मेफिस्टोफेलिस जाता है, जाकर आग लेके आता है और आग लेकर इसके ब्लड को लूजन कर लेता है। और जब ये वादा कर लेता है तो उस दौरान बड़ा परेशान होता है फोस्टस, सोचता है कि क्या इसकी अपनी जो ब्लड था वो इसको वार्निंग दे रहा था कि मैं अपनी सोल को मत बेचूं। अब वादा तो हो गया। जब वादा हो जाता है तो इसके आर्म पे लिखा आता है ओ मैन फ्लाई। फोस्टस परेशान होता है कि ये क्या, इसका मतलब क्या है, ठीक है, वेयर ही शुड फ्लाई। तो मेफिस्टोफेलिस जो है यहाँ पे ग्रुप ऑफ डेवल्स को लेके आता है और उसको फोस्टस को ले जाता है कहाँ पर, लूसीफर के पास। और लूसीफर के पास जब जाता है तो फोस्टस उसको अपना जो प्रॉमिस किया होता है, डीड, ठीक है, एग्रीमेंट, ये दे देता है उसको लूसीफर को। और इन एक्सचेंज इसको 24 ईयर्स की सर्विसेज मिल जाती है मेफिस्टोफेलिस की। इसके बाद फोस्टस पूछता है मेफिस्टोफेलिस से कि हेल कहाँ पे है। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है इट हैज़ नो एग्जैक्ट लोकेशन बट एग्जिस्ट एवरीवेयर। फोस्टस फिर कहता है मुझे तो लगता था कि हेल जो है वो एक मिथ है। फिर फोस्टस जो है वो एक वाइफ की डिमांड करता है और उसके बाद मेफिस्टोफेलिस इसको शी डेवल ला के दे देता है। फोस्टस रिफ्यूज़ कर देता है इसके साथ रहने पे। मेफिस्टोफेलिस फिर इसको एक बुक देता है मैजिक स्पेल्स की और कहता है तुम इसको केयरफुली रीड करो। इसके बाद ना एक्ट 2 सीन 2 स्टार्ट होता है। जब एक्ट 2 सीन 2 स्टार्ट होता है ना तो फोस्टस की कंडीशन कैसी है। फोस्टस कहता है व्हेन आई behold the heavens then I repent and curse thee wicked Mephistopheles because thou hast deprived me of those joys। कि जब भी मैं आसमान की तरफ देखता हूँ मैं रिपेंटिंग शुरू कर देता हूँ और मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि मेफिस्टोफेलिस तुम लानती, तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने मुझे जन्नत की जो खुशियाँ थी उनसे महरूम कर दिया है। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि फोस्टस तुम क्यों सोच रहे हो उनके बारे में, तुम क्यों सोच रहे हो जन्नत के बारे में, तुम्हें क्यों लगता है जन्नत बहुत वंडरफुल चीज़ है, तुम जो उस जन्नत से ज़्यादा खूबसूरत हो। फोस्टस कहता है हाउ कैन यू जस्टिफाई योर पॉइंट। तो आगे से मेफिस्टोफेलिस कहता है टू एस मेड फॉर मैन देयरफॉर इज मैन मोर एक्सीलेंट। ये इंसान के लिए बनाई गई थी इसलिए इंसान इससे अफजल है। तो आगे से फोस्टस कहता है अगर ये इंसान के लिए बनाई गई थी तो इसका मतलब ये मेरे लिए बनी थी क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ। तो कहता है मैं रिपेंट कर लूँगा, मैं अब मैजिक नहीं करूँगा, मैं इससे पीछे हट जाऊँगा। इफ़ हेवन वॉज मेड फॉर मैन इट मीन्स इट वॉज क्रिएटेड फॉर मी। आई विल गिव अप ब्लैक आर्ट एंड फील सॉरी फॉर माई डूइंग। इसी दौरान गुड एंजल एंड एविल एंजल अपेयर होते हैं। गुड एंजल कहता है फोस्टस रिपेंट येट गॉड विल पिटी दी, कि फोस्टस रिपेंट कर लो, खुदा तुम पे रहम करेगा। लेकिन एविल एंजल कहता है नाउ यू आर नॉट अ मैन बट जस्ट अ स्पिरिट सो गॉड कैन नॉट हैव मर्सी ऑन यू। कि अब क्या हुआ, जब फोस्टस ने गुनाह कर लिया, ठीक है, उसने एक वादा कर लिया लूसीफर से। अब उसके बाद ये हुआ कि जब वो रिपेंट करना चाह रहा है तो एक जो गुड एंजल है आके कहता है माफ़ी मांग लो, तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन सेम टाइम पे जो एविल एंजल है वो कहता है अब तो बच्चों तुम गुनाह कर चुके, अब तुम्हें क्या माफ़ी मिलनी, अब तो तुम फंस गए हो। और सेम ऐसे ही शैतान के साथ होता है। शैतान क्या करता है, मैं लिंक्ड करूँगी बात को। शैतान इंसान के साथ ये करता है कि उसको गुनाह करने पे मजबूर कर देता है, ठीक है। मजबूर किस तरह करता है कि शैतान ने बस वसवसा देना होता है इंसान को, शैतान ने बस इंसान के दिमाग में डालना होता है, ठीक है। करना इंसान ने खुद होता है गुनाह। जब इंसान खुद गुनाह कर लेता है ना तो शैतान ये नहीं कहता मैंने करवाया, शैतान कहता है किया तो खुद है। और क़यामत के दिन भी पता है आपको ऐसा ही होना है। जब क़यामत का दिन आना है ना, हिसाब किताब का टाइम आना है, और जब बंदे ने कहना है कि अल्लाह ताला कि मैंने नहीं ये किया, ये मुझसे शैतान ने करवाया, तो शैतान ने उस टाइम पे भी कहना है कि अल्लाह मैंने तो सिर्फ इसको वसवसा दिया था, किया तो इसने खुद। और जो हमारे टीचर्स थे ना हमें बताते होते थे कि होली बुक्स के अंदर ये प्रॉपर वे में मेंशन है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और जो हम अभी इस डॉक्टर फोस्टस की स्टोरी में भी देख रहे हैं कि अब एविल एंजल है, क्या हुआ
गुनाह करवा लिया फोस्टस से। अब फोस्टस से जब गुनाह करवा लिया तो कह दिया अब तो तुम कर चुके, अब तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि गुनाह करवाने के बाद मायूसी दिलवाई जा रही है फर्दर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड गुड एंजल क्या बता रहा है कि तौबा कर लो, माफ़ी मिल जाएगी। और ऐसा ही है कि जब इंसान गुनाह कर लेता है ना और बाद में उसको अवेयरनेस मिल जाती है कि ये तो गुनाह था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत था, और वो तौबा कर ले तो उसको माफ़ी मिल जाती है। जो अल्लाह पाक है वो माफ़ कर देता है। और जब हमारे टीचर्स ने हमें डॉक्टर फोस्टस पढ़ाते हुए वाली बात बताई थी ना, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर इंसान अगेन एंड अगेन माफ़ी मांगे और फिर वो गुनाह करे, फिर माफ़ी मांगे फिर वो गुनाह करे, तो उसको फिर माफ़ी मिल जाएगी। तो मैम ने कहा था कंडीशन है। मैंने कहा क्या कंडीशन? तो मेरी मैम ने तब मुझे बताया था कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है और उसको रियलाइज़ होता है कि ये गुनाह था, नहीं करना चाहिए था, और वो माफ़ी मांग लेता है, तो अल्लाह माफ़ी कबूल कर लेता है उसकी। एंड देन अगेन वो दोबारा वही गुनाह करता है और फिर उसको दोबारा से शर्मिंदगी होती है कि मैंने गलत किया, मैंने तो माफ़ी मांगी थी, और फिर वो दोबारा माफ़ी मांगता है सच्चे दिल से, तो उसकी फिर माफ़ी कबूल हो जाती है। एंड अगेन थर्ड टाइम भी उससे ये चीज़ रिपीट हो गई, फोर्थ टाइम भी रिपीट हो गई, 5 टाइम भी रिपीट हो गई, एंड 5 टाइम भी उसने ऐसे ही सच्चे दिल से शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगी ना, अल्लाह फिर माफ़ कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं होपलेस नहीं होना। सेम इज़ द केस हेयर, ठीक है। गुड एंजल कहता है कि तुम माफ़ी मांग लो, तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। तुम अल्लाह की मर्सी से, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ठीक है। लेकिन इविल एंजल यहाँ पे उसको मायूसी दिलवा रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि इंसान को होपलेस नहीं होना चाहिए, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और गॉड पे बिलीव करके चलना चाहिए अपने लाइफ के अंदर। तो डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट बिलीफ होते हैं। क्योंकि मैं एक मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करती हूँ और मैंने जो अभी डिस्कस किया ये मैंने मुस्लिम रिलीजन का बिलीफ डिस्कस किया कि इंसान जब अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। इवन सिर्फ और सिर्फ ये मुस्लिम रिलीजन में नहीं, इंडियन में भी ऐसा ही है कि जब वो माफ़ी तौबा करते हैं तो उनको माफ़ी मिल जाती है, ठीक है, रिपेंटेंस। उसके बाद जो है यही क्रिश्चियनिटी में भी है कि जब इंसान माफ़ी मांगता है अल्लाह ताला से तो उसको माफ़ी मिल जाती है। और होपलेस नहीं होना, हर मज़हब में ये तालीमात दी जाती हैं, एजुकेशन ये दी जाती है कि आपने होपलेस नहीं होना कभी भी गॉड से, ठीक है। आपने फेथफुल रहना है, अल्लाह पे पूरा यकीन रखना है। और यही चीज़ यहाँ पे फोस्टस में सिखाई जा रही है। डॉक्टर फोस्टस में बताया जा रहा है कि जब आप गॉड से दूर होते हो ना तब आप सैटन के करीब हो जाते हो। तो जब आप शैतान के करीब हो जाते हो ना तो आप एक खिलौना बन जाते हो। जैसा कि अब वो शैतान के करीब हुआ, अपनी सोल को उसने सेल कर दिया, किस लिए? 24 ईयर्स सर्विसिंग के लिए, कि उसको वो मिलेगी जी, मेफिस्टोफेलिस उसकी खिदमत करेगा। कर दिया सेल उसने सोल को। अब उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है? इनर कन्फ्लिक्ट, जिसको हम लोग आसान लफ्ज़ में ज़मीर की आवाज़ कहते हैं। अब वो इनर कन्फ्लिक्ट है, वो क्या कर रहा है उसके साथ? वहाँ पे गुड एंजल और बैड एंजल बार बार रिपेयर हो रहे हैं। गुड एंजल आके कहता है माफ़ी मांग लो, होपलेस ना हो। इविल एंजल आके कहता है कि तुम जो है ना अब तो तुम कर चुके, तुम्हारा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इविल एंजल की बात सुन के फिर डॉक्टर फोस्टस जो है वो मज़ीद होपलेस होता है। और अब फोस्टस कहता है हु हैज़ विस्पर्ड इन माई ईयर्स दैट आई हैव टर्न इन टू एन इविल स्पिरिट, इवन इफ I turn into a devil, still God can have mercy on me. Yes, God will pity me if I repent. तो यहाँ पे कहता है फोस्टस कि किसने कहा कि मैं एविल स्पिरिट बन चुका हूँ? इवन मैं डेवल भी बन जाऊँ ना और मैं रिपेंट कर लूँ, माफ़ी मांग लूँ, तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। फिर एविल एंजल कहता है यस बट आई एम श्योर फोस्टस नेवर रिपेंट, ए बट फोस्टस नेवर शैल रिपेंट। कि वो तो ठीक है लेकिन फोस्टस अपने किए पर कभी भी रिपेंट नहीं करेगा। अब इसके बाद दोनों गुड एंड इविल एंजल चले जाते हैं। अगेन इट्स द रोल ऑफ फ्री विल। बार बार इनर कन्फ्लिक्ट आया, बार बार गुड एंड इविल एंजल आए उसको समझाने के लिए। अब ये फ्री विल का काम है। फोस्टर रियलाइज करता है माई हार्ट सो हार्डन्ड आई कैन नॉट रिपेंट। फिर फोस्टस जो है मेफिस्टोफेलिस से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देता है अबाउट द प्लैनेट्स एंड द हेवंस। फिर वो और मेफिस्टोफेलिस जो है जितने भी इसके क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर्स देता है। फिर फोस्टस पूछता है कि दुनिया किसने बनाई? मेफिस्टोफेलिस जो है वो रिप्लाई देने से रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि इसका जो आंसर था वो क्या था
वो मेफिस्टोफेलिस के किंगडम के अगेंस्ट था। अब फोस्टस जो है उसको प्रेस करता है कि मुझे बताओ इसका जवाब क्या है। मेफिस्टोफेलिस जो है वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फोस्टस जो है वो दोबारा से गॉड के बारे में सोचता है और इस ड्यूरेशन में वो फिर सोचता है कि वो रिपेंट कर ले कि ना करे रिपेंट, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। और फिर दोबारा से गुड एंड इविल एंजल्स अपेयर होते हैं और गुड एंजल जो है ना वो कहता है फोस्टस को कि अभी कभी भी देर नहीं हुई फोस्टस, इट इज़ नेवर टू लेट फॉर फोस्टस टू रिपेंट, तुम तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो। फोस्टस जो है वो क्राइस्ट को बुलाना शुरू कर देता है, कहता है बिगिंस टू अपील टू क्राइस्ट फॉर मर्सी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है जब वो मर्सी के लिए बुला रहा होता है क्राइस्ट को, दोबारा रिलीजन की तरफ जा रहा होता है, इसी ड्यूरेशन में ल्यूसीफर, बील्ज़बब जो एक और डेविल है, और मेफिस्टोफेलिस, ये तीनों एंटर होते हैं और ये फोस्टस को कहते हैं कि फोस्टस तुम गॉड के बारे में सोचना छोड़ दो। और वो फोस्टस को एक शो दिखाते हैं, वो शो होता है 7 डेडली सिंस का, जिसके अंदर प्राइड मीन्स गुरूर, दूसरा है कविटसनेस मीन्स लालची, तीसरा है एनवे मीन्स हसद, नेक्स्ट है रैथ जिसका मतलब है गुस्सा, नेक्स्ट है ग्लटनी जिसका मतलब है पेटू यानी कि बहुत ज़्यादा खाने वाला, उससे अगला है स्लोथ मीन्स सुस्त लेजी, और फाइनली लेचरी जिसका मतलब है लस्टफुलनेस, ठीक है। तो ये 7 डेडली सिंस थे और ये 7 के 7 डेडली सिंस फोस्टस के सामने आते हैं और ब्रीफ स्पीचेस करते हैं। और जो ये स्पीचेस होती हैं इनकी फोस्टस की सोल को बहुत ज़्यादा अपील करती हैं। फोस्टस बहुत ज़्यादा डिलाइट फील करता है, प्लेजर फील करता है। और इनका शो देखने के बाद फोस्टस कहता है कि उसने हेल को देखना है। लूसीफर प्रॉमिस करता है कि वो रात को उसको हेल में ले जाएगा। और इसी ड्यूरेशन में लूसीफर जो है इसको एक बुक देता है और कहता है दिस बुक विल टीच हिम हाउ टू चेंज हीज शेप। अब इसके बाद जो है लूसीफर और बिल्ज़बब वापस जाने से पहले जो है फोस्टस को कहता है फेयरवेल फोस्टस एंड थिंक ऑन द डेविल। फोस्टस कहता है फेयरवेल ग्रेट लूसीफर। फिर लूसीफर और बिल्ज़बब चले जाते हैं और उसके बाद कहता है कम मेफिस्टोफेलिस, फोस्टस कहता है। फिर हमारे पास थर्ड एक्ट स्टार्ट हो जाता है जिसके स्टार्ट में कोरस आता है और कोरस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है, माइट भी ये वैगनर हो सकता है। और वो कोरस आके बताता है डॉक्टर फोस्टस के ट्रैवलिंग के अबाउट। अब जब फर्दर नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, नेक्स्ट सीन शुरू होता है, तो उसमें बताया गया अब इसके पास फोस्टस के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और साथ में इसके मेफिस्टोफेलिस भी है। अब मेफिस्टोफेलिस के साथ फोस्टर जब अपनी ट्रैवलिंग शुरू कर देता है, सबसे पहले जाता है ये पोप के कोर्ट के अंदर रोम में और अपने आप को ये इनविजिबल कर लेता है और डिफरेंट ट्रिक्स करता है ये पोप के साथ। ये पोप के जो बैंक्वेट होता है ना उसको डिस्टर्ब कर देता है, ये पोप का फूड सील कर लेता है और पोप के कान के ऊपर बॉक्सिंग करता है। अब इसके बाद जो है ना, इस इंसिडेंट के बाद ये जाता है कोर्ट्स ऑफ यूरोप में। जब ये कोर्ट्स ऑफ यूरोप में जाता है ना, वहाँ पे ना ये कोर्ट ऑफ द जर्मन एम्परर चार्ल्स 5 जो है वहाँ पे इसको इनवाइट किया जाता है। और जो चार्ल्स 5 होता है ना ये पोप का एनिमी होता है और ये फोस्टस को कहता है कि तुम आओ, तुम्हें मैं ना अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिलवाता हूँ, जो 4th सेंचुरी BC में बहुत ज़्यादा फेमस था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, फोस्टस जो है ना उसको चार्ल्स 5 कहता है कि तुम मुझे अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिलवाओ, ठीक है। चार्ल्स 5 कहता है फोस्टस को कि तुम मुझे अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिलवाओ, मुझे वो दिखाओ। फिर फोस्टस जो अपना स्पेल करता है और वहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट की पिक्चर इमेज क्रिएट कर देता है और चार्ल्स अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है। जबकि इसी दौरान जो क्लाउन होता है जिसका नाम रॉबिन है, उसके हाथ ना फोस्टस की कंज्यूरिंग बुक लग जाती है और जब उसके हाथ में बुक लगती है ना तो वो उससे ना स्पेल्स सीखने की ना कोशिश करता है। वो अपने इनकीपर जिसका नाम राफ है ना, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखी है, एक है ना RAFE और इसको RALPH भी लिखते हैं, दोनों स्पेलिंग लिखे जाते हैं इसके। वो उसको बुलाता है और ये दोनों जो है ना ये बार में जाते हैं इकट्ठे, जहाँ पे रॉबिन, ये क्लाउन का नाम रॉबिन है, ठीक है, प्रॉमिस करता है राफ से कि वो उस किस्म की वाइन ले आएगा जिस किस्म की राफ चाहता है यहाँ पे। और ये दोनों मैजिक के साथ ना राफ और रॉबिन दोनों मिलके बहुत ज़्यादा कॉमिक मिस एडवेंचर्स लेके आते हैं। इवन दो एक पॉइंट पे रॉबिन और राफ मिलके ना मेफिस्टोफेलिस को भी बुला लेते हैं
और मेफिस्टोफेलिस जो है ना, वो आके इनको कहता है कि मैं तुम लोगों को जानवरों में बदल दूंगा, ठीक है, एनिमल्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तुम लोगों ने मुझे अब बुलाया तो। और हो सकता है इसने उनको ट्रांसफ़र कर दी दिया हो उसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, क्योंकि बुक में क्लियर नहीं है, ठीक है। और ये कहता क्यों है, क्योंकि ना उनको उनकी फुलिशनेस की बेस पे पनिश करना चाहता है। तो ये कॉमिक एलिमेंट था उसके अंदर ना। अब बहरहाल फोस्टस अपनी जो ट्रैवलिंग कर रहा था वो अपनी ट्रैवलिंग को कंटिन्यू रखता है। वो हॉर्स कर्सर के ऊपर ना अपने ट्रिक्स प्ले करता है। फोस्टस जो है ना इसको एक घोड़ा सेल करता है दैट टर्न्स इनटू अ हीप ऑफ स्ट्रॉ वन रिडन इनटू अ रिवर। इसके बाद जो है ना जो ये है फोस्टस, इसको कोर्ट ऑफ द ड्यूक ऑफ वेन हॉल्ट में इनवाइट किया जाता है, जहाँ पे बहुत से डिफरेंट किस्म के स्किल्स दिखाता है। जब वहाँ पे वो स्किल्स दिखा रहा होता है तो हॉर्स कर्सर जो है ना वहाँ पे आता है अलोंग विद रॉबिन, और एक मैन है जिसका नाम है डिक, जिसको टेक्स्ट के अंदर ना रैफे के नेम से मेंशन किया गया है। और दूसरे भी जो लोग होते हैं जो कि फोस्टस की ट्रिकरी का विक्टिम रह चुके होते हैं ना, उनको लेकर वहाँ पे आता है। और वो सारे के सारे फोस्टस को मारने के लिए आए होते हैं, लेकिन फोस्टस जो है उनके ऊपर स्पेल करता है और उनको जादू करके उनको दोबारा उनके रास्ते में वापस भेज देता है जहाँ से वो आ रहे थे, जिससे वो अम्यूज़ करता है ड्यूक और डचेस को। अब इसके बाद क्या हुआ, 24 ईयर्स इसके कंप्लीट हो गए, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, अब बेचारा बड़ा परेशान है, ठीक है, क्योंकि इसने डील की थी 24 ईयर्स की विद लूसीफर, और वो कम टू अ क्लोज, बिल्कुल एंड होने वाली है। डॉक्टर फोस्टस जो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और ये तौबा करना चाहता है, रिपेंट करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होपलेस है उस टाइम पे ये। और उस ड्यूरेशन के ऊपर जब ये उस खौफ से निकलना चाह रहा है तो ये मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि ये इसके लिए हेलन ऑफ ट्रॉय को लेकर आए। हेलन ऑफ ट्रॉय कौन है? हेलन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेडी कंसिडर की जाती है हिस्ट्री के अंदर, और इसके ऊपर 10 ईयर्स ऑफ वॉर हुई थी, वॉर ऑफ ट्रॉय उसका नाम है। तो कहता है उसके लिए वो हेलन लेके आए। अब इस दौरान जो है ना एक ओल्ड मैन अपेयर होता है और ओल्ड मैन अर्ज करता है फोस्टस को कि तुम रिपेंट कर लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। लेकिन फोस्टस जो है उसकी बात नहीं मानता। फोस्टस फिर से हेलन को बुलाता है और उसको देख के बड़ा खुश हो रहा होता है। अब टाइम जो है बड़ा ही ज़्यादा स्पीड से गुजर चुका है, बहुत थोड़ा टाइम रह गया। इसके पास स्कॉलर्स अपेयर होते हैं, स्कॉलर्स जो हैं इसको रिपेंट करने का कहते हैं। फोस्टस उनको कहता है कि मैंने अपना एक वादा किया है लूसीफर से। वो स्कॉलर्स को बताता है अपने पैक्ट के बारे में, और जो स्कॉलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉरर स्ट्रिकन हो जाते हैं और वो दुआ करते हैं इसके लिए, फोस्टस के लिए। और अब बिल्कुल जब नाइट आ गई है, 24 ईयर्स कंप्लीट होने वाली, एक्सपायरेशन आ गए हैं 24 आवर्स के, कि बिल्कुल 24 घंटे रह गए हैं इसके पास। इस दौरान फोस्टस जो है बहुत ज़्यादा फेयर से भर जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिमर्स फील करता है, वो मर्सी के लिए बैगिंग करता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हुआ है, अब बैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एट द मिडनाइट क्या होता है, अ होस्ट ऑफ डेविल्स अपीयर्स एंड कैरीज हिज सोल ऑफ टू हेल इन द मॉर्निंग। द स्कॉलर्स फाइंड फोस्टर्स लिम्स एंड डिसाइड टू होल्ड अ फ्यूनरल फॉर हिम, कि अब फोस्टर्स की डेथ हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारी समरी, क्रिटिकल समरी कंप्लीट हुई विद सम क्वेश्चंस। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास करेक्टर जो था हायर रैंक से बिलोंग कर रहा था, यानी कि फोस्टस जो कि कॉमन मैन है, लेकिन हम जैसा कॉमन मैन नहीं था। हायर जो है ना वो कॉमन मैन से कुछ हायर रैंक पे था। और हमार्शिया इसका प्राइड, ठीक है, और इसका एरोगेंट, इसका हमार्शिया था, और उसकी बेस पे इसने एंड पे डाउनफॉल फेस किया और इसकी सोल चलेगी परमानेंट के लिए हेल के अंदर। थीम्स देखते हैं, हमने पहले बात की थी थीम्स में कौन कौन से आ रहे थे, टेम्पटेशन का, सिन का, रिडम्पशन का, बार्गेन का, रिनाइसा इंडिविजुअल का, फेट वर्सेस फ्री विल का, एजुकेशन, नॉलेज एंड पावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने साथ साथ ही देख लिए थे। अब कुछ स्टेटमेंट्स आपकी स्क्रीन पे शो की जा रही हैं जो पेपर में एज इट इज़ आती होती है समटाइम्स, तो इनको मैंने एज इट इज़ शो कर दिया आपके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। हाउ डज फोस्टस यूज द मैजिकल गिफ्ट्स दैट ही रिसीव्स? हाउ आर द यूजेस टू विच he puts his powers significant? What do they suggest about his character or about the nature of unlimited power? नेक्स्ट स्टेटमेंट जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है वो है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कॉमिक कैरेक्टर्स रॉबिन राफ, द हॉर्स कर्सर एंड द क्लाउन फॉर एग्जाम्पल? हाउ डज मार्लो यूज दैम टू इल्यूमिनेट फोस्टर्स डिक्लाइन? नेक्स्ट स्टेटमेंट है,
When does Faustus have misgivings about his pact with Lucifer? What makes him desire to repent? Why do you think he fails to repent? Next statement: is God present in the play? If so, where? If not, what does God's absence suggest? Number 5. Discuss the role of Faustus' soliloquies, particularly his speeches about the different kinds of knowledge in scene 1 and his long soliloquies in scene 12 in shaping our understanding of his character. Next is Faustus misled by the devils, or is he willfully blind to the reality of his situations? Fate versus free will. अच्छा, next question है: is Dr. Faustus a tragic character? Is he a tragic hero? Write a note on the character of Dr. Faustus. तो हम लोगों ने जब वीडियो डिस्कस की तो हमने इसके अंदर इन डिटेल डॉक्टर फॉस्टस का भी एनालिसिस किया, इसको एज अ ट्रेजेडी भी डिस्कस किया हम लोगों ने। और उसके बाद हम, हाँ, एक पॉइंट रह गया था मोरालिटी प्ले वाला। मोरालिटी प्ले क्या होता है? मोरालिटी प्ले होता है ऐसा प्ले जिसके अंदर हम लोग गुड एंड इवल की बात करें। तो थ्रू एंड थ्रू इस प्ले के अंदर हम लोगों ने गुड वर्सेस इवल का थीम देखा है, ठीक है। तो ये मोरालिटी प्ले उस लिहाज से होता है, ठीक हो गया। और साथ साथ हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया हुआ है, थीम्स को भी डिस्कस कर लिया हो। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स टू। योर वन शेयर मैटर्स अ लॉट फॉर अस एंड आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और ये एक वीडियो आपका पूरा का पूरा प्ले हर लिहाज से अच्छे से कंप्लीट करने में बहुत हेल्पफुल रही होगी। अल्लाह हाफिज़।